इस यूनिट के अंदर जो मोमेंटम से ही रिलेटेड है, और ये फार्मूला आप लोगों को याद होगा कि इस टॉपिक का जो फार्मूला ड्राइव होता है वो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से होता है, और ये टॉपिक है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। नाम से पता चलता है कि क्या मतलब है इसका मतलब हमारे पास ये है कि अगर किसी भी जगह पर पानी फ्लो करेगा तो पानी फ्लो करने की वजह से अपने सामने आने वाली ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो लेट्स से हम यहां पर अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक पाइप है और इस पाइप में हमारे पास वाटर फ्लो कर रहा है। कितना वाटर फ्लो कर रहा है? आपको एग्जामिनर कहेगा कि उस वाटर फ्लो का जो फ्लो रेट है। अब फ्लो रेट क्या होता है? देखिए, फ्लो रेट दो तरह से हम लिखते हैं। एक लिखते हैं मैस फ्लो रेट, अगर मैस फ्लो रेट की बात की जाए तो m/t होता है, और एक होता है वॉल्यूम फ्लो रेट जिसको सिर्फ फ्लो रेट भी कहा जाता है, एंड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम। तो आपको एग्जामिनर इस मैस फ्लो रेट या वॉल्यूम फ्लो रेट की वैल्यू देगा और साथ ये कहेगा कि ये वाटर कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। लेट्स से वो स्पीड है v। तो जब ये वाटर यहां पाइप से फ्लो होकर आउटवर्ड आएगा तो सामने कोई भी ऑब्स्टेकल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो उसने क्या करना है? उस पे जाकर एक फोर्स एग्जर्ट करनी है। तो ये है वो फोर्स जिसको हम नाम देते हैं फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, जो अपने रास्ते में आने वाले किसी ऑब्स्टेकल पे अप्लाई करेगी। तो इसका फार्मूला क्या है? और फार्मूलाज ही मेनली हैं जो आपने इस टॉपिक में याद रखने हैं। तो इसका पहला फार्मूला है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो इज द प्रोडक्ट ऑफ मैस फ्लो रेट टाइम्स स्पीड ऑफ द फ्लूइड। कि मैस फ्लो रेट को और स्पीड को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाती है। अब जब भी आपको ये मैस फ्लो रेट गिवन होगा, इसका यूनिट होगा किलोग्राम पर सेकंड। इसका दूसरा फार्मूला क्या है? इसका दूसरा फार्मूला हमारे पास ड्राइव होता है अगर हम मैस को रिप्लेस कर दें डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। देखें, डेंसिटी इक्वल है मैस ओवर वॉल्यूम, तो यहां से मैस की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो दैट इज डेंसिटी टाइम वॉल्यूम। तो मैं इस मैस को रिप्लेस जब करूंगा तो मेरे पास फोर्स का जो सेकंड रिलेशन आएगा वो आएगा डेंसिटी टाइम्स फ्लो रेट वॉल्यूम ओवर टाइम जिसको कहा इनटू वेलोसिटी। अब डाटा भी डिपेंड करेगा कि कौन सा फार्मूला यूज करना है। एक इसका तीसरा फार्मूला भी है। आपको अपनी बुक के अंदर, मतलब पंजाब के अंदर ये क्वेश्चन है, बाकियों में भी हो सकता है, किसी भी जगह पर क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको एग्जामिनर क्या करे, बजाय मैस फ्लो रेट देने के, बजाय फ्लो रेट देने के, वो आपको इस पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू दे दे और इसके अलावा वेलोसिटी की वैल्यू दे दे और तब पूछे ये फोर्स की वैल्यू क्या है। अब ना तो गिवन है मैस फ्लो रेट, ना गिवन है फ्लो रेट, तो अब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस वॉल्यूम ओवर टाइम को रिप्लेस करना पड़ेगा। कहां से? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। या आप लोग फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ते हैं, अब हमारे सिलेबस में ये इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन के रिजल्ट को हम यूज करेंगे। और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है? कि वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू स्पीड। अब इस वॉल्यूम फ्लो रेट की जगह आपने AV रिप्लेस कर देना। तो जब आप AV रिप्लेस करोगे तो थर्ड फार्मूला क्या आएगा? जो V के साथ V स्क्वायर बना देगा, रो A V का स्क्वायर। तो ये तीन फार्मूलाज हैं जो डाटा की बेस पर आप यूज करते हो फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो फाइंड करने के लिए। और डेंसिटी के बारे में अगर वो इंफॉर्मेशन ना भी दे, आपको पता है कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आपको फार्मूला आते हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ये फार्मूलास? अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेकंड लास्ट, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। और जो टॉपिक हमारी बुक में डिस्कस किया गया वो स्पेसिफिकली डिस्कस किया गया इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 नहीं ली जाती। अच्छा जी, बच्चे ने पूछा नेगेटिव साइन हमारी बुक में है, वो क्या है? देखें, दीवार के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो एक्शन है, और दीवार उसके अगेंस्ट जो अप्लाई करेगा वो रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा।
तो अगर मैं कहता हूं कि फोर्स अप्लाइड बाय द वाटर, और दूसरी तरफ मैं कह देता हूं फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है? तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है। यानी अगर मैं फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो का फार्मूला लिखूंगा तो फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो के फार्मूला के अंदर मैं साइन पॉजिटिव अगर यूज करता हूं तो जो फोर्स अप्लाई करेगी वॉल वाटर के ऊपर एज अ रिएक्शन, उसके फार्मूला में मैं क्या यूज करूंगा? मैं नेगेटिव साइन यूज करूंगा। तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो है। अगर क्वेश्चन पूछे कि वॉल कितनी फोर्स अप्लाई करेगा, तो वॉल जो फोर्स अप्लाई करेगा वो हमारे पास क्या होगा? वो रिएक्शन होगा, और उस रिएक्शन की वजह से साइन क्या आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है कोलिजन से रिलेटेड। अब कोलिजन की बात अगर करें तो कोलिजन मींस टकराव। अलिशपा जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो व्हाट्सएप कीजिएगा। इस स्टेटमेंट से मुझे समझ नहीं आ रही कि एग्जैक्टली आपने पूछना क्या। कोलिजन की बात करें तो कोलिजन दो तरह की होती है। एक हमारे पास कोलिजन होती है इलास्टिक कोलिजन, और दूसरी हमारे पास जो कोलिजन की टाइप है दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन की सिंपल सी पहचान बताता हूं कि जब चीजें कोलाइड हों और कोलाइड होने के बाद क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हो दे स्टिक टुगेदर, इसका मतलब यह है कि उन्होंने टकराने के बाद अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर दिया। जैसे एक पत्थर को एक हाइट से ड्रॉप करें तो पत्थर जमीन से टकराने के बाद या तो वहीं पर रह जाता है या थोड़ी बहुत हाइट गेन करता है। इसका मतलब इस केस के अंदर उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर दिया। तो इसका मतलब हमें एक सिंपल सी पहचान मिल गई कि हमारे पास किस तरह से पता चलेगा कि कोलिजन इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। तो अगर किसी भी कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती हो कि बॉडी को एक हाइट से ड्रॉप किया, वो बाउंस बैक करके दोबारा उसी हाइट पर आ गई, ये इलास्टिक कोलिजन है। लेकिन अगर वो टकराने के बाद वहीं रुक गई या थोड़ी बहुत हाइट गेन की, इसका मतलब ये कोलिजन क्या है? ये इन इलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब होगा एग्जैक्टली सेम हाइट अटेन कर ले, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब होगा कि टोटली उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए? वो जीरो के इक्वल आ जाए। तो हम इलास्टिक कोलिजन को और इन इलास्टिक कोलिजन को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो कहते हैं कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी और इसके अलावा मोमेंटम किसका? सिस्टम का, क्योंकि अब एक से ज्यादा बॉडीज हैं, वो क्या रहेंगी? विल रिमेन कंजर्व। ये दोनों चीजें कंजर्व रहें तो इसका मतलब हमारी जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है। और जब इन इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ओनली मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। तो इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम जो होगा वो तो कंजर्व रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वो कंजर्व नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्टिकुलरली इलास्टिक कोलिजन की, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर चाहे पंजाब फेडरल की बात करें, केपीके की बात करें, सिंध की बात करें, हमें सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक हमें सिलेबस में दिया गया वो इलास्टिक कोलिजन है। और वो भी कौन सी? इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का मतलब मैं कल भी आपको मोमेंटम वाले टॉपिक में बताया था कि अगर जो बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हों वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती हुई आपस में कोलाइड करें, चाहे वो अलोंग एक्स हो और अलोंग वाई। और मैंने ये भी आपको गाइड किया था कि आपने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करना जहां पर टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन हो। जो पीएमसी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक था जो वैलिड नहीं है, उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं जहां पर दो डायमेंशंस के अंदर कोलिजन को डिस्कस किया गया। और इवन कुछ प्रैक्टिस बुक्स भी मार्केट में ऐसी हैं जिन्होंने टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन को ऐड किया हुआ। तो जब हम वो पढ़ते ही नहीं एफएससी में तो आप सॉल्व कैसे उसको कर पाओगे? अब वन डायमेंशन को हमने अज्यूम कर लिया, लेट्स से अलोंग एक्स। एग्जांपल वही कल वाली कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक का मास m1 और एक का मास m2, मूव कर रही हैं वेलोसिटी v1 और वेलोसिटी v2 से। v1 v2 से ग्रेटर है।
अगर V1 V2 से ग्रेटर, तो आफ्टर सर्टेन टाइम ये दोनों बॉडीज आपस में क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी। जब कोलाइड करेंगी तो क्या हमने पढ़ा था कल, एक दूसरे पर एक्शन और रिएक्शन अप्लाई करेंगी। हमारे पास इस सिस्टम के ऊपर अप्लाई होने वाली नेट फोर्स क्या है, 0। तो कोलिजन के बाद हम क्या कहेंगे, कोलिजन के बाद हम कहेंगे कि इनकी वेलोसिटीज जो हैं अब वो क्या हो गई हैं, V1 डैश और V2 डैश। इस टॉपिक में इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में हमारा जो मेन पर्पस होता है इवन एफएससी लेवल पर भी, वो क्या है कि V1 डैश और V2 डैश को कैलकुलेट करना। तो बेसिकली ये टॉपिक मैथमेटिकल है, थ्योरेटिकल पॉइंट्स इसमें हैं लेकिन कम, ज्यादातर इस पे पॉइंट जो हैं वो मैथमेटिकल है। तो पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए, कि अगर तो कोलिजन हमारा इलास्टिक होगा तो याद रखिएगा जितनी रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन होगी, जितनी रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन होगी, और मैंने आपको एक दो टॉपिक से पहले रिलेटिव वेलोसिटी के फार्मूलाज बताए थे, वो आप फाइंड कर सकते हो। जितनी रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन होगी उतनी रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन होगी। तो अगर आपने चेक करना हो कि ये कोलिजन इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, आप चेक कर सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी के फार्मूला से। इस रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन को एक और नाम भी दिया जाता है, और वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन को हम कहते हैं कि ये उन बॉडीज की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, क्योंकि टकराने के लिए वो एक दूसरे के करीब आ रही होंगी, जैसे ये बॉडीज एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं। और जो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है, ये बेसिकली उनकी वेलोसिटी ऑफ रिसेशन है, और रिसेशन को आसान अल्फाज में हम याद रखना चाहें तो सेपरेशन है। तो जितनी हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर उतनी आफ्टर, जितनी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच उतनी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब केसेस याद करो, जब दो बॉडीज मूव कर रही हो सेम डायरेक्शन में, एंगल 0 डिग्री हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है आपको, डिफरेंस से आता है। तो यहां पर आएगा V1 माइनस V2, और यहां पर आएगा V2 डैश माइनस V1 डैश। ये हम कैलकुलेट करके फाइंड करते हैं। अब इसको आगे एक और तरह से भी लिखा जा सकता है, लेफ्ट साइड पे अगर 1 पहले 2 बाद, और राइट साइड पे मैं 1 को पहले लेकर जाना चाहता हूं, मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं। जब नेगेटिव कॉमन लूंगा तो V1 डैश ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, और V2 डैश पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। अब इस रिलेटिव वेलोसिटी के रिलेशन के अंदर ये नेगेटिव साइन किसे शो करता है, ये नेगेटिव साइन सेपरेशन को शो करता है, कि बॉडीज क्या कर रही हैं, बॉडीज टकराने के बाद एक दूसरे से अवे मूव करना स्टार्ट हो गई हैं। तो मैंने आपको क्या यहां पर बात बताई है, और ये आगे जाकर एक पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा भी कि कहां पर यूज होगा, कि जब भी हमारे पास कोलिजन इलास्टिक होगा, तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए और आप चेक करना चाहो कि क्या यहां पर इलास्टिक कोलिजन के रिजल्ट यूज होंगे या नहीं होंगे, आपने वहां पर इसको अप्लाई कर देना कि जितनी रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन उतनी आपके पास जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो आफ्टर द कोलिजन होगी। और अगर ये इक्वल ना आए तो समझ जाएं कि हमारे पास कोलिजन इलास्टिक नहीं है। अब इस रिलेटिव वेलोसिटी के रिलेशन को यूज करके हम दो फार्मूलाज लिखते हैं। एक फार्मूला हम लिखते हैं V1 डैश का, कि फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगी, और एक हम फार्मूला लिखते हैं V2 डैश का। अब ये फार्मूलाज याद करने का तरीका, जब मैं एफएससी में था तो मेरे टीचर ने जिस तरह से मुझे बताया था, मैं आज तक उसी तरह से ही बच्चों को बताता हूं कि आपने इस तरह से इसको याद रखना है। V1 डैश और V2 डैश ये आपके पास दो क्वांटिटीज का सम है, V1 डैश हो या V2 डैश हो। पहली क्वांटिटी V1 की फॉर्म में, दूसरी क्वांटिटी V2 की फॉर्म में, और दोनों क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हैं मैसेस के सम से। चाहे आपने V1 डैश फाइंड करना है और चाहे आपने V2 डैश फाइंड करना है, याद रखिएगा कि हमारे फार्मूला इसी तरह से लिखा जाएगा कि वो दो चीजों का क्या है, सम। पहला वेरिएबल उसमें V1 आएगा, दूसरे में क्या आएगा, V2, और दोनों डिवाइड किससे हो रहे होंगे, मैसेस के सम से डिवाइड हो रहे होंगे। तो ये देखें मैंने कॉपी पेस्ट करके लिख दिया, ये फार्मूला सेम है। अब बाकी जो चीजें लिखनी है वो कैसे लिखनी है, स्टार्ट करो फर्स्ट वेरिएबल से। नीचे क्या लिखा हुआ है, M1 प्लस M2, आप ऊपर लिख दोगे M1 माइनस M2, ये लिख दिया। अब इसके क्रॉस में, यहां से यहां चले जाओ, क्रॉस में इसको लिखो
अगर ये m1 माइनस m2 तो इसको लिखोगे आप m2 माइनस m1। अब बारी है बाकी दो की। यहां पर आपके पास डिफरेंस आ रहा है, यहां पर आपके पास एक तरह का सम आ जाएगा, लेकिन यहां 1, यहां पर क्या आएगा 2m2। अब जब 2m2 लिख दिया तो इसको क्रॉस में यहां पर लिखोगे उल्टा करके, अगर ये 2m2 तो यहां पर क्या लिखोगे 2m1। तो ये आपके पास v1 डैश और v2 डैश के फार्मूलाज हैं। तो 2-3 दफा जब आप प्रैक्टिस करके इसको लिखोगे आपको ये फार्मूलाज याद हो जाएंगे। अब इन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होते हैं। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं अगर आपको फार्मूलाज सही आते हैं, कि अगर आपको पता है कि आपके पास m1 m2 की वैल्यू क्या गिवन है, आपको पता है कि v1 v2 की वैल्यू क्या गिवन है, तो आप इजीली इन फार्मूलाज को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो वैल्यू v1 डैश की और v2 डैश की। अब हमने बच्चे मैंने नेगेटिव साइन के बारे में बताया है कि नेगेटिव साइन जो आता है वो बेसिकली सेपरेशन को शो करता है। जवाब कि बॉडीज पहले करीब आ रही थी, बाद में अवे जा रही हैं, दूर जा रही हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन को शो नहीं करता, सेपरेशन को शो करता है कि पहले अप्रोच है फिर सेपरेशन है। लास्ट में v2 ही आएगा बच्चे, v2 ही लिखा हुआ है, ये भी v2 है, ये भी v2 है, ये v1 है, ये v1 है। अब आज इनके केसेस की तरफ। आपने इन्हीं रिलेशंस को यूज करते हुए अब कुछ केसेस के रिजल्ट देखने हैं। अब केसेस कोई भी हो, आपने किसी भी केस को चेक करना हो कि क्या आपने उस केस के रिजल्ट को ठीक लिखा या गलत लिखा, तो उसको चेक करने का तरीका क्या है? उसको चेक करने का तरीका यह कि जो आपने रिजल्ट यूज किए उनको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो इस फार्मूला के अंदर। अगर तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल आ रही है तो समझ जाएं कि आपने केस का रिजल्ट ठीक लिखा, और अगर वो इक्वल नहीं आ रहे तो आपके केस का रिजल्ट ठीक नहीं है। अब आपके पास आगे केसेस के क्या क्या केसेस हैं। नंबर 1 केस, अगर दोनों बॉडीज के मास इक्वल हों तो क्या होगा? ये ऊपर जो फार्मूलाज हैं इसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई कर दो। आप जब इस फर्स्ट टर्म के ऊपर यहां पर अप्लाई करोगे मास इक्वल है तो ये डिफरेंस है, ये जीरो हो जाएगा, ये पूरी की पूरी टर्म आपके पास जीरो हो गई। v2 डैश में यहां पर डिफरेंस है, मास इक्वल पुट करोगे ये पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो बचेगा क्या? v1 डैश में बचेगा v2, v2 डैश में बचेगा v1, और वो भी क्या होगा, नीचे m1 और m2 इक्वल है, m प्लस m 2m, 2m 2m से कैंसिल हो जाएगा। यहां पर भी m प्लस m 2m, 2m 2m से क्या होगा, कैंसिल। तो रिजल्ट क्या आएगा जब सॉल्व करने के बाद? रिजल्ट आएगा वो ये कि जो आपके पास v1 डैश वो v2 होगा और जो आपके पास v2 डैश वो v1 होगा। अब इस रिजल्ट को एग्जामिनर सिर्फ मैथमेटिकल नहीं पूछता, एग्जामिनर इस रिजल्ट को थ्योरेटिकल भी पूछता है। एग्जामिनर क्या कहेगा? एग्जामिनर कहेगा कि इलास्टिक कोलिजन में अगर दो बॉडीज के मैसेज इक्वल हों तो क्या होगा? आप कहोगे कि अगर मैसेज इक्वल हों तो उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। अब देखो, जो 2 की वेलोसिटी थी वो 1 के इक्वल और जो 1 की वेलोसिटी थी वो 2 के इक्वल। तो याद रखिएगा आपने इस रिजल्ट के साथ लिखना है कि हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटीज विल इंटरचेंज, 1 की 2 के इक्वल और 2 की 1 के इक्वल। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या ये रिजल्ट करेक्ट है। मैं क्या करूंगा, मैं इस रिजल्ट को यूज करूंगा कि v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश। मेरे पास v2 डैश और v1 डैश की वैल्यूज हैं। v2 डैश किसके इक्वल है? v1, मैंने v1 लिख दिया। v1 डैश किसके इक्वल है? v2। तो यहां पर देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब आपके रिजल्ट करेक्ट है। नेक्स्ट केस क्या है? दूसरा केस हमारे पास ये कि अगर सेकंड बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो, और ज्यादातर आपको जो न्यूमेरिकल मिलेंगे इलास्टिक कोलिजन के, इवन आपकी एफएससी की बुक में भी,
वो ज्यादातर ऐसे ही मिलेंगे जहां पर दोनों बॉडीज मूव नहीं कर रही होंगी। एक मूविंग बॉडी जाकर दूसरी बॉडी से क्या करेगी, हिट करेगी। अब यहां पर क्या होगा, जब आप वेलोसिटी को 0 पुट करोगे तो इन दोनों फार्मूलाज के अंदर, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड, v2 के 0 होने से सेकंड टर्म खत्म हो जाएगी। जब सेकंड टर्म खत्म होगी तो आपका फार्मूला रिड्यूस होकर कितना रह जाएगा, v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1। और इसी तरह से जो v2 डैश होगा वो क्या रह जाएगा, वो रह जाएगा 2 टाइम्स m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1। तो सेकंड रिजल्ट के बारे में आपने याद क्या रखना है कि ये वो फार्मूलाज हैं जिनसे रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर, हमेशा नहीं। कि ज्यादातर आपके पास क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जहां पर v2 क्या होगा 0, और आप इन रिजल्ट्स को यूज करते हुए अपना रिजल्ट फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड केस। थर्ड केस आपके पास ये है कि अगर मैसेज इक्वल हो और दूसरी बॉडी रेस्ट पर हो, मैसेज क्या हो, इक्वल, और दूसरी बॉडी क्या हो, रेस्ट पे, तो मैसेज इक्वल, वेलोसिटी क्या होगी, इंटरचेंज। पहले किसकी वेलोसिटी 0 है, 2 की, तो कोलिजन के बाद किसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, 1 की। और v2 डैश किसके इक्वल आएगा, v1 के। आप ये भी कह सकते हो कि जो पहला रिजल्ट था उस पहले रिजल्ट के ऊपर इस तीसरे वाले को अप्लाई कर दो। जब पहले पे तीसरा अप्लाई करोगे तो यहां पर v2 0 आ गया, और वो पहले भी v1 था, अब भी क्या होगा, v1। तो तीसरा रिजल्ट आपके पास क्या बताता है कि जब दो बॉडीज के मैसेज इक्वल हों और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी 0, तो कोलिजन के बाद पहली बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी पहले के इक्वल आ जाएगी। और इसको भी आप उस रिजल्ट से चेक कर सकते हो। आते हैं फोर्थ केस की तरफ। फोर्थ केस ये है कि अगर एक हैवी बॉडी m1 एक लाइटर बॉडी से कोलाइड करे, और m1 ग्रेटर देन m2 बस नहीं है, m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2। इसका मतलब यह है कि m1 के मुकाबले में m2 नेग्लिजिबल है, इतना नेग्लिजिबल कि चाहे मैं m1 का m2 से सम लूं तब भी वो अप्रोक्सीमेटली m1 आता है, और चाहे मैं m1 में से m2 सब्ट्रैक्ट करूं तब भी वो m1 के इक्वल आता है। m2 इतना छोटा है। अब जब हम इस कंडीशन के साथ देखते हैं तो साथ कंडीशन ये लिखा जाती है कि v2 0 है। अब v2 0, इसका मतलब इस फार्मूला के ऊपर इस कंडीशन को अप्लाई करो, क्या होगा, ऊपर डिफरेंस है, नीचे सम है, ऊपर भी m1 आएगा, नीचे भी m1 आएगा, m1 m1 से कैंसल आउट हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा v1 डैश इज इक्वल टू v1। यानी जब एक हैवी बॉडी जाकर एक लाइटर बॉडी से हिट करेगी तो कोलिजन के बाद हैवी बॉडी की वेलोसिटी को फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रक जाकर एक साइकिल से हिट करे तो ट्रक उसी स्पीड से मूव करता रहेगा आइडियली, फर्क किसको पड़ेगा, छोटी बॉडी को। छोटी बॉडी में मोमेंटम ट्रांसफर होगा और उसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल के मुकाबले में डबल हो जाएगी। या आप फार्मूला से भी चेक कर सकते हो कि ऊपर आपके पास क्या है, ऊपर आपके पास m1 रहेगा, नीचे अकेला m1, m1 m1 से कैंसिल होगा और आपका आंसर आएगा 2v1। यानी हम यहां पर क्या कहेंगे, हम यहां पर कहेंगे कि जब हैवी बॉडी लाइटर बॉडी से कोलाइड करती है, जब हैवी बॉडी लाइटर बॉडी से कोलाइड करती है तो हैवी बॉडी की वेलोसिटी को फर्क नहीं पड़ता, और छोटी बॉडी क्या करेगी, मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए जब मोमेंटम उसमें ट्रांसफर होगा उसकी वेलोसिटी बड़ी के मुकाबले में डबल। अब आपने चेक करना कि क्या वाकई ये रिजल्ट करेक्ट है। क्या करें, अप्लाई करें इसको रिलेटिव वेलोसिटी के फार्मूला के ऊपर कि वेलोसिटी का डिफरेंस आपके पास क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहां पर v2 कितना है, 0। हमने क्या पुट किया, v2 डैश कितना है, 2v1, और हमारे पास जो v1 डैश है वो कितना है, v1। तो लेफ्ट साइड भी v1 और राइट साइड भी v1, इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या है, करेक्ट है। तो कभी आपको डाउट हो कि आपने रिजल्ट सही चूज किया, ऑप्शन सही चूज की, तो उसको चेक कर लें। लास्ट केस, फिफ्थ वन, इसके रिवर्स, कि वो साइकिल वाला ट्रक वाले से बदला लेने आया। यानी अब हमारे पास जो m1 है वो m2 से बहुत कम है,
यानी एक लाइटर बॉडी अब जाके टकराने लगी है हैवी बॉडी से। अगर हमारे पास लाइटर बॉडी टकराए हैवी बॉडी से, जैसे बॉल दीवार से टकराए, तो दीवार रेस्ट पर है, V2 0 है, और दीवार अगर रेस्ट पर पहले है तो लाइटर बॉडी से टकराने से उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो पहले भी रेस्ट पर और बाद में भी क्या होगी, रेस्ट पर। तो मैं जुबानी कर रहा हूं इसको, क्या होगा, फर्क पड़ेगा। जो छोटी बॉडी है वो टकराने के बाद वापस आ जाएगी, उसकी वेलोसिटी पहले पॉजिटिव, तो अब क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और जो V2 डैश वो पहले भी 0 हैवी बॉडी और अब भी क्या होगी, वो 0 होगी। थ्योरेटिकली बच्चे बताया आपको कि क्यों, कि जिसका मैस कम है वो ज्यादा मोमेंटम गेन करेगी। लाइट अगर हैवी बॉडी लाइटर से टकराए तो उसने ज्यादा मोमेंटम गेन करना है। एक ट्रक जाकर एक छोटी सी चीज को टकराए तो छोटी चीज दूर जाके गिरती है, क्यों, क्योंकि उसके मैस के कम होने से वो वेलोसिटी ज्यादा गेन करेगी, ताकि ओवरऑल मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व रहे। ये उसी तरह से है जैसे बुलेट की एग्जांपल और गन की लेते हो, कि बुलेट का मैस कम, वेलोसिटी ज्यादा, गन का मैस ज्यादा, वेलोसिटी क्या है, कम, ताकि मोमेंटम क्या रहे, वो कंजर्व रहे। और जो बच्चा पूछ रहा है अगर दूसरी बॉडी पहले से मूव कर रही हो तो बच्चे उसके फिर रिजल्ट डिफरेंट होंगे, ये केसेस उसके नहीं है, फिर उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा फार्मूला और उसका रिजल्ट फाइंड करना पड़ेगा। ये मैं वो केसेस बता रहा हूं जो आप जुबानी कर सकते हो। सेकंड केस सिंपल था। सेकंड केस ये था कि अगर दूसरी बॉडी की वेलोसिटी 0 हो, अगर दूसरी बॉडी की वेलोसिटी 0 हो तो आपके फार्मूला के अंदर जो V2 की वैल्यू वो 0 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारी बुक में मेंशन नहीं है लेकिन लास्ट ईयर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, मैं आपको बता दूं। इलास्टिक कोलिजन के अंदर और इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर एक कोफिशिएंट इन्वॉल्व होता है, एक कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है, और इस कांस्टेंट को नाम दिया जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, और इसका जो सिंबल है दैट इज स्मॉल e। नाउ व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेसिकली रेशो होती है किसकी, relative velocity before collision to relative velocity after collision to relative velocity before collision, कि जितनी relative velocity हमारे पास collision के बाद होती है, अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए किससे, relative velocity before collision से, तो ये कहलाता है coefficient of restitution। और इवन हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज बेसिकली द रेशियो बिटवीन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के कोलिजन के बाद उनकी सेपरेशन हो गई, वो दूर जाना शुरू हो गई, उस वेलोसिटी को अगर डिवाइड कर दिया जाए किससे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से, तो ये है कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और मैथमेटिकली इसको मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा V2 डैश माइनस V1 डैश, और नीचे क्या लिखूंगा, नीचे लिखूंगा V1 माइनस V2। अब चेक करना है कोफिशिएंट की वैल्यू से कि क्या ये कोलिजन इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। तो देखिए बच्चे, अभी आपने पढ़ा कि अगर कोलिजन हमारे पास इलास्टिक होगी तो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन क्या होगी, सेम। तो दोनों चीजें सेम, तो कैंसल आउट, आंसर क्या आएगा, 1। तो वैल्यू क्या आपके पास आएगी, 1 आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इस कांस्टेंट को लेते हो, इस कोफिशिएंट को लेते हो, और आपके पास E की वैल्यू 1 आती है, तो 1 कब होगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होंगे। तो ये है बच्चे कंडीशन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो नॉर्मली हम इलास्टिक कोलिजन लेते हैं प्रैक्टिकली, उस प्रैक्टिकल इलास्टिक कोलिजन में ये रेशो 1 से क्या होती है, लेसर होती है। लेकिन हम चूंकि पढ़ते ही इसको क्या है, विदाउट एनी फ्रिक्शन, विदाउट एनी लॉसेस, हम कहते हैं कि जितनी बिफोर उतनी आफ्टर, तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारी बुक के अकॉर्डिंग, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 के इक्वल। और अगर इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए, और ये 0 तभी आती है जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो आपको इतनी डिटेल में इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है कि वेलोसिटी ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है,
इसकी वैल्यू 1 हो तो इलास्टिक कोलिजन है, और अगर इसकी वैल्यू 0 हो तो इन इलास्टिक कोलिजन है। तो ये आपके पास इलास्टिक कोलिजन का टॉपिक है। लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और वो हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस टॉपिक में मेनली जो चीज हम कवर कर रहे होंगे वो डिफरेंट फार्मूलाज कवर। एक ऐसी 2 डायमेंशनल मोशन है जिसमें ओवरऑल उस प्रोजेक्टाइल उस बॉडी को कहा जाता है, उस प्रोजेक्टाइल की उस बॉडी की जो एक्सेलेरेशन है वो क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। उसकी जो एक्सेलेरेशन है वो क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। अब ये कांस्टेंट किसके इक्वल है, तो इसके बारे में याद रखिएगा कि दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो जी के इक्वल है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बात मैंने पहले भी आपको कही थी कि हमारे पास अगर तो यहां पर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब यहां पर आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज होंगी। तो हम जितने भी फार्मूलाज प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ड्राइव करते हैं उन तमाम को इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करके ही कर रहे होते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने जो आगे डिस्कस करना है, उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की जो टाइप्स है जो हमारी बुक में डिस्कस की जाती हैं मैं उनके बारे में बता दूं, ताकि आपको पता हो कि आपने जो क्वेश्चन पढ़ना है तो क्वेश्चन पढ़कर आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन की किस टाइप से रिलेटेड है। तो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की बात अगर हम करते हैं तो हमारे पास एक है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, और एक हमारे पास है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, नॉर्मली जो हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि क्रिकेट में किसी बैट्समैन ने हिट लगाई, फुटबॉल को किक किया गया, आप बैडमिंटन के अंदर एग्जांपल देखते हो, वो तमाम जो एग्जांपल्स हमें मिलती हैं वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की होती हैं। और वो जो पाथ होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का वो कुछ इस किस्म का होता है कि बॉडी ये एक पाथ अडॉप्ट करती है, पैराबोलिक पाथ। और इस पैराबोलिक पाथ में बॉडी को जो लॉन्च किया जाता है वो जमीन से किया जाता है, कि आप ग्राउंड लेवल से उसको एक एंगल के ऊपर क्या करोगे, लॉन्च करोगे। यानी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारी कंडीशन ये होगी कि बॉडी को इनिशियली वी और एक एंगल थीटा पे लॉन्च किया जाएगा, जो एंगल थीटा 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 से लेसर होगा। और जो दूसरी टाइप हमारे पास है दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हमारी बुक में भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है और बड़ा ब्रीफली बुक के अंदर इसको डिस्कस किया गया है। नाम इस दोनों के नहीं लिखे गए लेकिन केसेस दोनों एक्सप्लेन हुए हैं। तो आपने अपनी यादाश्त के लिए क्या करना है, आप लोगों ने इनको याद रखना है ताकि जब क्वेश्चन आए आपके माइंड में फौरन आ जाए कि क्या ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है या फिर ये वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। हमारा जो ब्रेन है ये ब्रेन बहुत स्मार्ट है। हमें कई दफा ये चीज लगती है कि हमने एक चीज को पढ़ा, ठीक है, हमने बुक्स पढ़ ली पूरी, हमने कोर्स पूरा कवर कर लिया, लेकिन हमें सब कुछ भूल गया। ये बच्चे हमें लगता है अल्लाह ताला ने हमें इस तरह से बनाया है कि जब हम किसी जगह पेपर देने जाते हैं, टेस्ट देने जाते हैं, तो जैसे ही वो सवाल हमारे सामने आए और अगर हमें वो अच्छी तरह से आता हो तो अल्लाह ताला दिमाग की खिड़कियां खोलकर उस चीज को सामने ले आते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर आप किसी चीज को सर्च करते हो कंट्रोल F से, तो वो चीज सामने आपके पास आ जाती है, थोड़ा टाइम लगती है, तो वो अगर हो तो सामने आ जाती है। तो आपने अगर एक चीज को बेहतर तरह से पढ़ा हो तो ये ना सोचें कि वो आपको भूल गई है, वो आपके सामने सर्च करने से आ जाती है। और सर्च क्या है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हम पे एक रहमत है कि हम उसको सोचते हैं कि हमने इसको अटेम्प्ट करना है और हमें वो याद हो तो सामने आ जाती है। तो आपने भी जब इनको याद रखना है तो क्वेश्चन को पढ़ा, माइंड में लेकर आए ये किससे रिलेटेड है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आपने एक हाइट से एक बॉडी को थ्रो किया, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बॉडी को जो इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है वो सिर्फ उसके एक्स कंपोनेंट की दी जाती है। यानी हम एक हाइट से बॉडी को 0 डिग्री पे थ्रो करेंगे, ग्राउंड से नहीं। ये ख्याल रहे कि ये ना सोचना कि ग्राउंड से थ्रो करना है, एक हाइट से बॉडी को हॉरिजॉन्टल थ्रो करेंगे तो बॉडी क्या करेगी, ये पाथ अडॉप्ट करेगी, आधा पैराबोला, हाफ पैराबोला। तो हाफ पैराबोला चाहे पूरा पैराबोला, ये दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन की टाइप्स हैं और दोनों के फार्मूलाज को हम डिस्कस करेंगे।
इनके फार्मूलाज को डिस्कस करने से पहले प्रोजेक्टाइल मोशन की जो कंडीशंस हैं वो मैं आपको बताता हूं, ताकि प्रोजेक्टाइल मोशन के अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए तो वो आप लोग इजीली कर सकें। प्रोजेक्टाइल मोशन की जो पहली कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि एयर रेजिस्टेंस होती नहीं है, एयर रेजिस्टेंस होती जरूर है, लेकिन हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं। अब जब एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं तो आपने साथ ये भी मेंशन करना है कि हमारे पास फोर्स अलोंग एक्स वो जीरो के इक्वल है, कि हॉरिजॉन्टली कोई भी बॉडी फोर्स बॉडी को नहीं रोक रही, हॉरिजॉन्टली कोई भी फोर्स बॉडी को नहीं रोक रही। अब फोर्स अगर जीरो के इक्वल अलोंग एक्स, तो फोर्स के जीरो होने से एक्सेलेरेशन हमारे पास जीरो के इक्वल आ जाएगा, और एक्सेलेरेशन जब जीरो होती है तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। अब ये जो बातें मैंने यहां लिखी कि ए एक्स जीरो है, इसको थ्योरेटिकल याद रखिएगा कि एक्सेलेरेशन का एक्स कंपोनेंट जीरो है। जब मैं कहूंगा कि वी एक्स यूनिफॉर्म है तो आपने इसको यूं याद रखना है कि वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म होगा। अब वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपने फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है तो वो आपके इनिशियल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट के इक्वल आएगा, जो वी आई कॉस थीटा है। चाहे वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, पॉइंट ऑफ लैंडिंग है या मैक्सिमम हाइट है, हर पॉइंट पे एक्स कंपोनेंट यूनिफॉर्म रहता है। दूसरी कंडीशन जो आपने याद रखनी है प्रोजेक्टाइल मोशन में, जिसको आप अप्लाई करोगे अपने रिजल्ट्स के ऊपर, वो ये है कि हमारे पास जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसको हम जी बोल रहे हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट विल नॉट चेंज, कि जितनी हाइट तक हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस कर रहे होते हैं उतनी हाइट तक हमारे पास जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमारे पास चेंज नहीं होगी। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी ज्यादा वेरी नहीं करती हाइट के साथ। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकली चेंज नहीं होती, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम अज्यूम कर लेते हैं कि हाइट के साथ हमारी जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब बॉडी मूव तो कर रही होती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तभी तो बॉडी नीचे आती है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास अलोंग वाई बॉडी पे फोर्स लग रही है, और वो किसके इक्वल है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है, जो बॉडी का क्या होता है, अपना वेट। यही वो फोर्स है जो बॉडी को डाउनवर्ड लेकर आएगी, और अगर फोर्स अप्लाई होगी तो एक्सेलेरेशन भी होगी, और इस एक्सेलेरेशन को क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव जी या नेगेटिव जी? आंसर होगा नेगेटिव जी, क्योंकि बॉडी को आपने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया। अगर बॉडी को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया तो रेफरेंस आपका ग्राउंड है, तो आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट बॉडी को फेंका, तो ओवरऑल एक्सेलेरेशन का जो वाई कंपोनेंट है उसको नेगेटिव जी लिया जाता है, वाई कंपोनेंट को। अब इससे यह पता चला कि एक्सेलेरेशन अगर नॉन जीरो है तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या है, वो वेरिएबल है। अब वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट किस तरह से हमारे पास वेरी कर रहा होता है, इसका बिहेवियर क्या है, इसके बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। जब बॉडी ग्राउंड लेवल से हाइट पर जाती है, जब बॉडी ग्राउंड लेवल से हाइट पे जाती है, जब प्रोजेक्ट किया वहां से लेकर कहां तक, मैक्सिमम हाइट तक, याद रखिएगा वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट होता है, वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट होता है वो ऊपर जाते हुए डिक्रीज कर रहा होता है। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट मतलब इनिशियली वाई कंपोनेंट अगर लेंथ में इतना था, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ये वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट छोटा होता जाएगा, और अल्टीमेटली जब आप मैक्सिमम हाइट पे पहुंचोगे तो याद रखिएगा वहां टेंजेंट होता ही अलोंग एक्स है। इसका मतलब वहां फाइनल वेलोसिटी का सिर्फ एक्स कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, तो वहां पर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट रिड्यूस होकर कितना हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है। तो वाई कंपोनेंट डिक्रीज करेगा टॉप पर जाके जीरो, और बॉडी जब वापस ग्राउंड की तरफ आती है टॉप लेवल से, तो ये वाई कंपोनेंट दोबारा क्या करता है, ये हमारे पास इंक्रीज करता है। तो पहले करेगा डिक्रीज, और नीचे आते हुए वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहां पर आपके पास ये जो वेक्टर है वाई कंपोनेंट का, ये क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और अल्टीमेटली जब दोबारा ग्राउंड को हिट करेंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा।
तो ये वेरिएशन आप लोगों ने याद रखनी है y कंपोनेंट की, कि मैक्सिमम हाइट तक क्या होगा, डिक्रीज, मैक्सिमम हाइट पे जाकर क्या हो जाएगा, 0, और वापस ग्राउंड की तरफ आते हुए दोबारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जब ग्राउंड को हिट करेगा तो दोबारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ओवरऑल एक्सेलेरेशन का, कि हमने जब ये कहा कि प्रोजेक्टाइल में ओवरऑल एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहती है, तो कैसे? तो देखो, आपको पता है कि एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट्स हैं, और अगर एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हों तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आप एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और ऐड करके अंडर रूट लेते हो। अब एक्स कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, वाई कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, -g। तो जब नेगेटिव का स्क्वायर लेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या आएगा, नेगेटिव का स्क्वायर आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्क्वायर कैंसिल जब होगा तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, a = g। तो ओवरऑल प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलेरेशन होती है वो g के इक्वल होती है। लेकिन क्वेश्चन ओवरऑल की जगह अगर पूछा जाए कि x कंपोनेंट क्या होता है, आप कहोगे 0। अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए y कंपोनेंट क्या होता है, आप कहोगे -g। आप क्या कहोगे, -g। और ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि क्यों हम ये साइन नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि बॉडी जब टॉप की तरफ जा रही होती है टुवर्ड्स मैक्सिमम हाइट, तो वेलोसिटी हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में रहते हुए डिक्रीज करती है। वेलोसिटी जब पॉजिटिव रहते हुए डिक्रीज करती है, हमने क्या पढ़ा था कि एक्सेलेरेशन नेगेटिव होती है और उसके ऑपोजिट होती है, इसी वजह से डाउनवर्ड है और नेगेटिव है। और जब बॉडी डाउनवर्ड आ रही होती है, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही होती है। वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में जब इंक्रीज हो रही होती है, एक्सेलेरेशन तब भी नेगेटिव होती है और डाउनवर्ड होती है। इसलिए टॉप पे जाते हुए या बॉटम पे जाते हुए ओवरऑल एक्सेलेरेशन के वाई कंपोनेंट को पॉजिटिव नहीं लिया जाता, बल्कि क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहां से आपको क्लियर होना चाहिए कि ए वाई को -g के इक्वल क्यों लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आए तो हमसे कई दफा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है एंगल के बारे में, कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के दरमियान एंगल क्या है। एंगल बिटवीन एक्सेलेरेशन, जो बेसिकली क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और उसके अलावा हमारी वेलोसिटी v, और वेलोसिटी कौन सी, फाइनल। तो इसके बारे में याद रखें कि ये एंगल फिक्स नहीं रहता। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर मैक्सिमम हाइट तक और फिर मैक्सिमम हाइट से लेकर ग्राउंड तक ये चेंज होगा, क्योंकि कर्व पाथ में किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी को अगर फाइंड करना हो तो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। अब मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, टोटल 5, 2 ड्रॉ किए मैक्सिमम हाइट से पहले और 2 ड्रॉ किए मैक्सिमम हाइट के बाद, ताकि आपको ओवरऑल एक कंपैरिजन मिल जाए। हर पॉइंट के ऊपर जी को मेंशन करो, तो वो तो डाउनवर्ड है, टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ। हर पॉइंट के ऊपर हमारे पास जी क्या है, वो डाउनवर्ड है। वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, लेकिन जी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि वेलोसिटी के और एक्सेलेरेशन के दरमियान एंगल क्या होता है। मैक्सिमम हाइट से पहले पहले अगर आप देखो, मैक्सिमम हाइट से पहले पहले अगर आप देखो तो आपका जो एंगल है वो 90 से बड़ा है। मैक्सिमम हाइट से पहले पहले अगर आप देखो तो आपका जो एंगल ये है, ये क्या है, ये 90 से ग्रेटर है, ये 90 से ग्रेटर है। मैक्सिमम हाइट पर जाकर एंगल क्या हो गया, 90, और मैक्सिमम हाइट के बाद जाते हुए आपका एंगल 90 से क्या है, वो लेसर है। तो याद रखिएगा हमारे पास ये एंगल फिक्स नहीं है। बिफोर मैक्सिमम हाइट आपका जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 है। एट मैक्सिमम हाइट यहां पर आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल है, और आफ्टर मैक्सिमम हाइट ये एंगल क्या है, ये 90 डिग्री से लेसर है। तो आइंदा कभी भी क्वेश्चन आए कि वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के दरमियान प्रोजेक्टाइल मोशन में एंगल क्या है, तो आप उसका आंसर दे सकते हो। एक और पॉइंट थ्योरेटिकल प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, कि प्रोजेक्टाइल मोशन में किस पॉइंट के ऊपर या किस पॉइंट्स के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और किस पॉइंट या पॉइंट्स के ऊपर वेलोसिटी मिनिमम होती है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो 2 पॉइंट्स पर है। एक हमारे पास होती है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर मैक्सिमम,
और अगर हम आइडियल बात कर रहे हैं, कोई लॉसेस की बात नहीं कर रहे, तो हमारे पास एक ये मैक्सिमम कहां होती है, ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे होती है, जहां दोबारा ग्राउंड को हिट करेंगे। और दूसरी चीज हमसे ये पूछी जाती है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारी वेलोसिटी मिनिमम कहां पर होती है। तो याद रखें कि वेलोसिटी हमारी मिनिमम मैक्सिमम हाइट पर होती है, और ये मिनिमम वेलोसिटी जीरो नहीं होती। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास जो वेलोसिटी है वो मिनिमम कहां पर होती है, मैक्सिमम हाइट के ऊपर। और ये वेलोसिटी जो मिनिमम है, याद रखिएगा, ये नॉन जीरो है। ऐसा क्यों? इसकी वजह ये कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर आपके पास वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होता है वो तो इनिशियल एक्स कंपोनेंट के इक्वल है, क्योंकि वो तो क्या रह रहा है, कांस्टेंट, वो नॉन जीरो। लेकिन जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होता है वो जीरो के इक्वल होता है। तो जब हम ओवरऑल इसका सम लेते हैं तो मिनिमम वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वो आपके पास वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट के इक्वल होती है। इस बात को एग्जामिनर एक और तरह से भी पूछता है कि क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई ऐसा पॉइंट आता है जहां पर 100% काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए? आंसर होगा नो। ये दोबारा पॉइंट सुन लें, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम वेलोसिटी तो हो गई पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे। मिनिमम वेलोसिटी कहां होती है? मिनिमम वेलोसिटी होती है मैक्सिमम हाइट के ऊपर, और वो मिनिमम वेलोसिटी जीरो नहीं होती। क्यों जीरो नहीं होती? जीरो ना होने की वजह यह है कि हमने अभी रिसेंटली पढ़ा कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमारा कांस्टेंट रहता है। अब जो चीज कांस्टेंट रहती है इसका मतलब उसने चेंज नहीं होना। तो चाहे आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो, चाहे पॉइंट ऑफ लैंडिंग हो, चाहे दरमियान में कोई पॉइंट हो, एक्स कंपोनेंट तो रहेगा और नॉन जीरो रहेगा। लेकिन मैक्सिमम हाइट के ऊपर जब टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो वेलोसिटी अलोंग एक्स आती है। इसका मतलब यह हुआ कि वाई कंपोनेंट की वैल्यू रिड्यूस होकर जीरो हो जाती है। अब अगर मैं मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी को कैलकुलेट करूं तो मैं इस फार्मूला से करूंगा कि मैं वहां पर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर ऐड करूंगा, तो मुझे पता चल गया दोनों की वैल्यूज। एक्स कंपोनेंट तो हमारे पास इक्वल है वी आई एक्स के, और वाई किसके इक्वल है, जीरो। तो हमारा आंसर क्या आएगा, वी आई एक्स, और वो क्या है, नॉन जीरो। तो मिनिमम वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे, और वो क्या है, वी आई एक्स, और वो नॉन जीरो। और मैंने दूसरा पॉइंट आपको क्या बताया कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या आपके पास 100% काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, 100% काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाए किसमें, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, तो याद रखें ये चीज इम्पॉसिबल है। ये चीज क्या है, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को 100% पोटेंशियल में कन्वर्ट अगर होना है तो वेलोसिटी का जीरो होना जरूरी है। तो इसकी अगर हमसे रीजन पूछी जाए कि ये चीज इम्पॉसिबल क्यों है, तो आप इसका आंसर क्या दोगे, क्योंकि इन प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी विल नेवर बिकम जीरो। इसकी जगह हम कहते हैं विल, कि वेलोसिटी जो होगी विल नेवर बिकम जीरो, कभी भी वो जीरो नहीं हो सकती। अगर वो जीरो नहीं हो सकती तो 100% कन्वर्ट भी नहीं हो सकती। हौसला करें, 50% का बताऊंगा कब होती है। नेक्स्ट पॉइंट, और फिर इसके फार्मूलाज की तरफ चलेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए हम एक और नाम भी यूज करते हैं, इसको ट्रेजेक्ट्री भी कहा जाता है। उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है? अगर हम तमाम बोर्ड्स की बात करें ना, तो सवाए सिंध बोर्ड के किसी भी बोर्ड के अंदर जो उसका पाथ है प्रोजेक्टाइल का, उसकी इक्वेशन नहीं बताई गई। पहले पुराने कोर्स में होती थी, बाकी तमाम बोर्ड्स ने खत्म कर दी, लेकिन सिंध बोर्ड में अभी भी पाथ या ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है। तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो क्या होता है, वो पैराबोला होता है, पैराबोला। अब पैराबोला बोले, आपके पास ऑप्शन के अंदर पैराबोलिक पाथ हो, ये दोनों करेक्ट है। पैराबोला बेसिकली कॉनिकल शेप है। ये मैथमेटिक्स में सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 6 है कॉनिक्स का, उसमें एक कोन को जब कट किया जाता है ना, तो डिफरेंट हमारे पास शेप्स बनती हैं। उसमें सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला होता है।
तो पैराबोला पाथ किस तरह का है? ये हाफ पैराबोला भी हो सकता है, फुल पैराबोला भी हो सकता है, जैसे मैंने ऊपर बनाया था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ये पैराबोलिक पाथ है। और इवन अगर आपके पास हाफ पैराबोला हो, ये भी पैराबोलिक ही पाथ है। तो जो हम ग्राफ कहते हैं ना, इंक्रीजिंग ग्राफ या डिक्रीजिंग ग्राफ, इसको पैराबोलिक कर्व भी कहा जाता है, कि पैराबोलिक कर्व होगा, कि पैराबोलिक कर्व हमारे पास बनती है। अब एक बच्चे ने ऊपर पूछा था कि हाइपरबोला कैसा होता है, हाइपरबोला। तो एक चीज तो याद रखो कि हाइपरबोला आपके पास फिजिक्स में कहीं पर भी यूज नहीं होगा। हाइपरबोला क्या होता है? अगर मैं एक्स और वाई के अलोंग बात करूं, क्योंकि अलोंग एक्स हाइपरबोला डिफरेंट है और अलोंग वाई हाइपरबोला डिफरेंट है, उसकी शेप क्या होती है सुन लें, और आइंदा ना सोचिएगा कि हाइपरबोला भी कभी होगा। ये हाइपरबोला, ये आपका हाइपरबोला है। पहले वाला अलोंग एक्स है और ये अलोंग वाई है। तो कैसे पॉसिबल है कि एक टाइम पर दो पाथ हों, कि दो पाथ इस तरह से कि बॉडी यहां भी मूव कर रही है और सेम टाइम पे बॉडी यहां भी मूव कर रही है, बॉडी यहां भी मूव कर रही है, बॉडी यहां भी मूव कर रही है। तो हाइपरबोला कोई भी नहीं है आपकी बुक के अंदर कि हाइपरबोलिक पाथ होगा। और इवन कोई ग्राफ भी आपका ऐसा नहीं है फिजिक्स के अंदर जो हाइपरबोलिक हो। पैराबोलिक जरूर है इंक्रीजिंग स्लोप के और डिक्रीजिंग स्लोप के, लेकिन हाइपरबोलिक कर्व आपकी कोई भी नहीं है। तो इसलिए सोचना छोड़ दें आज के बाद कि आपने हाइपरबोला के बारे में समझना है कि क्या होता है, उसका आपके कोर्स से ताल्लुक नहीं है। बहुत शौक हो तो सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 को पढ़ें, आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है, ट्रेजेक्ट्री है, इसकी मैं इक्वेशन आपको लिख देता हूं, ठीक है। कॉनिकल शेप में पाया जाता है। अब कोन की शेप्स कट होती हैं, तो उधर से आप इसको देखते हो। इक्वेशन की तरफ आए, और ये इक्वेशन पंजाब के अंदर नहीं है, याद रखिएगा। ये बच्चे ने कहा केपीके के अंदर है, तो केपीके और सिंध में है, बलूचिस्तान में भी नहीं है। पॉइंट और प्रोजेक्शन और लैंडिंग पे सेम होगी अगर हम ओवरऑल लॉसेस को निगलेक्ट कर देंगे। तो क्या इक्वेशन है इसकी? वी आई साइन थीटा, ठीक है, इनटू एक्स, एक्स क्या है अभी आगे बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का, डिवाइड बाय, बल्कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कौन सा ड्राइव करना है, मैं आपको डायरेक्ट इक्वेशन बताता हूं इसकी जो इसके बाद आएगी। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी इंटू एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय वी आई स्क्वेयर इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा। जिस चीज की जरूरत नहीं है बच्चे, उसको मैं करूंगा भी नहीं। आपने एफएससी के पेपर थोड़ी देने के मैं ड्राइव आपको करके दिखाऊं, ठीक है। जब एफएससी दोबारा पढ़नी हो तो बता देना, मैं आपको एफएससी दोबारा पढ़ा दूंगा एक अलग सेशन में, और आपको प्रूफ भी करवा दूंगा। फिर इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देखो तो क्या कुछ आपके पास कांस्टेंट है जो वेरी नहीं कर रहा। थीटा कांस्टेंट, जो कि इनिशियल के मुताबिक है, तो थीटा आपके पास यहां पर क्या कांस्टेंट है। तो यहां पर जो टेन थीटा की वैल्यू है इसको कांस्टेंट लिया जाता है। कोई भी वेरिएबल का नाम दे दो, जैसे बुक्स में इसका वेरिएबल का नाम दिया गया है ए, ये ए के इक्वल है। इसके अलावा जो वेरिएबल यहां पर कांस्टेंट है वो हमारे पास क्या है, वो ये है जी ओवर वी आई स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, ये कांस्टेंट है। इसको आप क्या नाम दे दो, इसको नाम दे दो बी का। तो इक्वेशन जो है वो रिड्यूस होकर ऐसे भी लिखी जाती है एक्स ए माइनस हाफ, और साथ क्या आपके पास आ जाएगा, अगर ये वेरिएबल बी के इक्वल तो बी एक्स स्क्वेयर। और जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या जिन्होंने मैथमेटिक्स अगर पढ़ी हो कभी, तो ये जो इक्वेशन हम यहां लिखते हैं ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और इसी वजह से कहा जाता है कि हमारे पास जो इसका पाथ है, जो ट्रैजेक्टरी है, वो पैराबोलिक है। तो ये बस वैसी बताई, ऐसा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं आएगा जो सिलेबस में कॉमन ना हो। तो ये कॉमन सिलेबस में नहीं आता, तो इसलिए बताया कि ट्रैजेक्टरी की हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी इक्वेशन हमारे पास जो है वो पैराबोला की इक्वेशन है। अब आ जाए वापस
अपने टॉपिक की तरफ। थ्योरेटिकल बातें हो गई, अब जरा इनके फार्मूलाज की तरफ आते हैं। पहले मैं जो फार्मूलाज आपको बताऊंगा वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के बताऊंगा, और फिर उसके पैरेलल मैं आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के फार्मूलाज बताऊंगा। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले हम बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। आप इसको यह भी कह सकते हो कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट का मतलब हमारे पास ये है पिछले साल इंडियन बुक से भी दिया हुआ था, शाहजेब इंडियन बुक्स भी पढ़े। पिछले साल बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से भी टेस्ट दिया हुआ था, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स भी पढ़े, बीएससी इंजीनियरिंग की बुक्स भी पढ़े, बीएससी फिजिक्स की बुक्स भी पढ़े। पिछले साल जो कुछ हुआ था वो इस साल रिपीट नहीं होना, और मैं ये बार बार आपको बता चुका हूं। तो पिछले सालों को नहीं लेते कि पिछले साल क्या हुआ था। अगर तो सब पॉलिसीज वही होती तो फिर हम उसके मुताबिक तैयारी भी कर रहे होते हैं। तो अपने ज़हनों में अगर डर बिठा के तैयारी करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, इसका मतलब होता है कि जब बॉडी इस पैराबोलिक पाथ को अडॉप्ट करती है तो किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने अगर उसकी वेलोसिटी को फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए वहां पर टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, और इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे हमारे पास। एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VFX, और एक होगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट VFY। और इस पॉइंट के ऊपर इस VF का एंगल भी होगा जिसको हम नाम दे देते हैं फाई का, और ये लॉन्ग एक्स के मुताबिक हम फाइंड कर रहे होंगे। अब फार्मूलाज क्या हैं, डेरिवेशन की बात नहीं कर रहा। अगर आपको इन फार्मूलाज की डेरिवेशन चाहिए तो मैंने वो रिकॉर्डली लेक्चर्स में वहां बताई हुई है, उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं यहां पर उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट रिजल्ट की तरफ जाऊंगा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या है, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की वेलोसिटी को फाइंड करते हैं तो हम यूज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए ये रिजल्ट्स आते हैं। मैंने कुछ प्रैक्टिस बुक में ये सवाल ही पढ़े थे कि फलां फार्मूला ड्राइव करने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज होती है, तो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन, और जब यूज करते हैं एक दफा एक्स कंपोनेंट के लिए और एक दफा वाई कंपोनेंट के लिए, तो VFX तो कांस्टेंट है, वो ना भी फाइंड करें तो उसने VIX के इक्वल ही आना है, वो VI cos थीटा। और जो VFY आएगा वो किसके इक्वल आएगा, VIY माइनस GT। और इस VIY माइनस GT को क्या लिख सकते हैं, VI साइन थीटा माइनस GT। अब जब आपको VFX और VFY की वैल्यू पता चल गई तो आप इनको यूज करते हुए वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है तो वो अंडर रूट किसके इक्वल आएगा, VFX का स्क्वायर प्लस VFY का स्क्वायर। और जब आपने उसके एंगल को फाइंड करना है तो कैसे करोगे, tan इनवर्स और साथ आएगा वेलोसिटी का y कंपोनेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी का x कंपोनेंट। तो अब एग्जामिनर आपको क्या वैल्यूज देगा, अगर आप इस पूरे के पूरे फार्मूला को देखो तो आपको एग्जामिनर तीन चीजें बताएगा। क्या क्या, एक तो वो इंस्टेंट जहां वेलोसिटी फाइंड करनी है टाइम, एक आपको बताएगा इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू, और एक आपको बताएगा थीटा। ये वो तीन चीजें हैं कि जो अगर आपको एग्जामिनर बता दे तो आप किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हो। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास वेलोसिटी का अगर क्वेश्चन आएगा तो डेटा किस फॉर्म में गिवन होगा कि हम रिजल्ट को फाइंड कर सकें। क्लियर, वेलोसिटी के फॉर्मूला समझ आ गए। और जब आप इनको अगर सब्स्टिट्यूट करें तो मैं यहां पर इसका रिजल्ट जो बनता है वो आपको बता देता हूं कि वो क्या बनेगा, कि VFX को पुट करेंगे तो यहां पर आएगा VI cos ऑफ थीटा। जब VFY को पुट करेंगे तो वो आएगा VI साइन थीटा माइनस GT होल स्क्वायर।
ये है a माइनस बी होल स्क्वायर। यहां अप्लाई करोगे आप फार्मूला किसका, a माइनस बी होल स्क्वायर का। जब वो फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये चीज बन के क्या आ जाती है, वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 टाइम वी आई साइन थीटा इंटू जी टी। इन दोनों में से वी आई स्क्वायर कॉमन लो तो आप जानते हो कि जब वी आई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ये फार्मूला रिड्यूस हो जाता है, और ये फार्मूला जब रिड्यूस होता है तो बस इतना रह जाता है, वी आई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 वी आई साइन थीटा इंटू जी। मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायर लेने के बाद वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इनमें से वी आई स्क्वायर कॉमन ले लिया, और जब मैंने वी आई स्क्वायर कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, 1 के इक्वल। तो आपके पास इक्वेशन रिड्यूस होकर ये रह गई। तो ये भी फार्मूला यूज किया जाता है किसके लिए, फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए। आपके पास टाइम है 7:31। नमाज की ब्रेक लेते हैं 5 से 10 मिनट की, नमाज पढ़ें और फिर उसके बाद यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने वेलोसिटी के फार्मूलाज को डिस्कस कर लिया था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट को किसी भी पॉइंट पे कैसे फाइंड करते हैं। ये जो आपने इक्वेशन लिखी थी ट्रेजेक्ट्री की, उस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन के अंदर जो एक्स और वाई वो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स थे। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, इसका मतलब यह है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने उस बॉडी की पोजीशन को लोकेट करना है कि वो कहां पर है, उसकी एक्स और वाई कंपोनेंट की बात करनी है कि उसका एक्स कंपोनेंट क्या है और उसका वाई कंपोनेंट क्या है। मैं ऊपर डायग्राम में इसको अगर आप समझाऊं कि लेट से ये पॉइंट हमारे पास आया, तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास उसकी पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डिस्प्लेसमेंट होती हैं, और वाई क्या है हमने ये फाइंड करना है। तो ये बात याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास एक्स और वाई दोनों के इंडिपेंडेंट है। एक्स को सेपरेट फाइंड करना होता है, वाई को सेपरेट फाइंड करना होता है। डिस्प्लेसमेंट और प्रोजेक्टाइल को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, और जब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया जाता है एक्स कोऑर्डिनेट के लिए और वाई कोऑर्डिनेट के लिए, ये मैंने प्रूव किया हुआ है रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, तो वहां पर एक्स का जो कोऑर्डिनेट आता है आप खुद भी कर सकते हो कि सेकंड इक्वेशन में के अंदर वी आई की जगह वी आई एक्स लिख दो, ए की जगह ए एक्स लिख दो। तो ए एक्स को क्या पुट करोगे 0। जब आप ए एक्स को 0 पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन जो है वो रिड्यूस होकर क्या रह जाएगी, एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स टी, और ये किसके इक्वल आ गया, वी आई कॉस थीटा के, और साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, टी। और इसी तरह से जब आप वाई कोऑर्डिनेट के लिए करोगे तो वाई कोऑर्डिनेट में आपके पास आएगा वी आई वाई टी, और वहां ए वाई नेगेटिव है तो यहां साइन नेगेटिव आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। और इसको आप यूं लिख सकते हो वी आई साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो कभी आपको प्रोजेक्टाइल का कोई क्वेश्चन ऐसा मिले कि जहां पर आपको टाइम दिया जाए, वेलोसिटी दी जाए, एंगल दिया जाए, और कहा जाए कि बताओ इस टाइम के ऊपर प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो फाइंड हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट और प्रोजेक्टाइल के बाद नेक्स्ट जो फार्मूला हमें याद रखना होता है क्वेश्चंस के लिए, वो है मैक्सिमम हाइट का। कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो बॉडी मैक्सिमम हाइट अटेन करती है इसको कहा जाता है मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब नाम से जाहिर हो रहा है कि हम अलोंग वाई की बात करेंगे, तो इस वजह से यहां पर हमने जो इक्वेशन यूज करनी है उसमें सिर्फ हम वाई कंपोनेंट को लेंगे, एक्स कंपोनेंट को नहीं लेंगे। और कौन सी इक्वेशन, इंफॉर्मेशन की हद तक याद रखिएगा कि हाइट को कैलकुलेट करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया जाता है। हम सेकंड भी यूज कर सकते हैं अगर टाइम की वैल्यू पता हो, हमारे पास टाइम की वैल्यू तो भी है ही नहीं, इस वजह से थर्ड को यूज किया जाता है। और जब थर्ड इक्वेशन को यूज किया जाता है
फॉर वाई कंपोनेंट, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारा जो पहला रिजल्ट है इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखना है वो ये है कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू वी आई वाई का स्क्वायर ओवर 2g। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो इस इक्वेशन के अंदर आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है। मतलब आपको एग्जामिनर एक क्वेश्चन देता है कि आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो वर्टिकल कंपोनेंट है किसका, वेलोसिटी का, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो फर्ज करो 25 मीटर पर सेकेंड है। बताओ प्रोजेक्टाइल की हाइट क्या होगी। तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास ऐसा कोई भी चेंज नहीं है, आपके पास ये जो वैल्यू है वी आई वाई वो 25 गिवन है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब है कि आपको वी आई वाई गिवन है। तो यहां पर 25 का स्क्वायर आएगा, डिवाइड किसे करोगे 2g से, और g हम कितना लेते हैं, g हम लेते हैं इक्वल टू 10। तो आपका आंसर आ जाएगा। अब कोई बताएगा 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर, का स्क्वायर आपके पास होता है 625, और डिवाइड किसे करेंगे हम, इसको 20 से। तो सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर सॉल्व मैं करता हूं तो 5 इंटू 420, 5 इंटू 420, और ऊपर क्या आपके पास आएगा बताएगा कि 625 अगर हम 5 से सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ रहा होगा, जी 125, बिल्कुल ठीक है, ऊपर आ गया आपके पास 125। अब आपने बजाय इसके कि ऊपर 125 नीचे 4 और सोचना शुरू कर दें अब 4 को कैसे सॉल्व करें, आप इसको अप्रोक्सीमेशन से कर लें सॉल्व, यानी 4 इंटू 3 12 और 31, तो अप्रोक्सीमेटली 31 पॉइंट समथिंग आपका आंसर होगा, और यूनिट क्या होगा, मीटर। तो सिर्फ आपको किसी क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट गिवन हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है, और जब यहां पर वी आई वाई की वैल्यू पुट की जाती है तो क्या आता है, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये आपके पास फार्मूला है। अब इस फार्मूला के अंदर आपको वी आई गिवन हो, थीटा गिवन हो, तो तब आप हाइट को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम डिपेंडेंस की बात करें कि हाइट किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो हाइट डिपेंड करता है आपकी इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर और आपके एंगल के ऊपर। ये वो दो फैक्टर्स हैं जिनको चेंज करने से आपकी हाइट की वैल्यू चेंज होती है। और थ्योरेटिकली, मैं रिपीट कर रहा हूं कि थ्योरेटिकली 90 डिग्री जब आएगा तो हाइट मैक्सिमम होगी, लेकिन हम जानते हैं कि 90 डिग्री के ऊपर वर्टिकल मोशन तो होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होती। प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 डायमेंशंस का होना जरूरी है। हाइट ऑफ लाइट के बाद नेक्स्ट जो फार्मूला आप लोगों को याद रखना है इस टॉपिक के अंदर वो है टाइम ऑफ लाइट का। टाइम ऑफ लाइट का मतलब है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक कितना टाइम लगा, कि यहां पर जो टाइम आपके पास है वो 0 है और यहां टाइम आपके पास t, तो आपने इस t को कैलकुलेट करना है। टाइम ऑफ लाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप यूज करेंगे किसके लिए, फॉर वाई कंपोनेंट। इसके लिए यूज करेंगे आप फॉर वाई कंपोनेंट। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा जब वाई कंपोनेंट के लिए यूज करेंगे तो जब बॉडी ने जाकर ग्राउंड को हिट करना है वहां पर हाइट की वैल्यू 0, तो सेकंड इक्वेशन में आप एज को 0 पुट करोगे, तो सॉल्व करने से आपके पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आता है वो क्या आता है, t इज इक्वल टू 2 टाइम्स वी आई वाई डिवाइड बाय जी। टू टाइम वी आई वाई डिवाइड बाय जी। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ वी आई वाई गिवन हो तो हाइट फाइंड हो सकती है, यहां पर भी अकेला वी आई वाई गिवन हो तो टाइम फाइंड हो सकता है, और फर्दर जब वी आई वाई की वैल्यू पुट करोगे तो यह आ जाएगा 2 टाइम वी आई साइन थीटा डिवाइड बाय जी। अब टाइम किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, नजर आ रहा है कि टाइम डिपेंड भी वी आई पे कर रहा है और थीटा पे कर रहा है। इन वैल्यूज को चेंज करने से टाइम चेंज होगा। फिर एक और टाइम जो आपको कैलकुलेट करने को कहा जाता है क्वेश्चंस में वो ये है, कितना टाइम लगता है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में।
टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो बच्चे हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट का जो पॉइंट आता है वो बीच में आता है। इसका अगर बीच में आता है इसका अंदर टोटल टाइम का हाफ लगेगा, टोटल टाइम का हाफ। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में हमारे पास जो टाइम इन्वॉल्व होता है वो किसके इक्वल है? वो हमारे पास इक्वल है टोटल टाइम डिवाइड बाय 2। टोटल टाइम डिवाइड बाय 2। तो जब आप ऊपर वाले फार्मूला को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा वी आई वाई डिवाइड बाय जी, या फिर ये आ जाएगा वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो टोटल टाइम अगर आपका 15 सेकेंड है तो ये टाइम कितना होगा? 7.5 होगा। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का रिजल्ट आप लोगों ने याद रखना। एक बच्चे ने कहा कि एक्स क्यों नहीं आता। बच्चे एक्स की फॉर्म में हमारे फार्मूलाज बन सकते हैं अगर हमें फार्मूलाज उस वैल्यूज उसके मुताबिक याद हो। जैसे अगर मैं ऊपर जाता हूं तो मेरे पास ये एक फार्मूला आया, x इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी। तो मैं यहां से अगर टोटल टाइम कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट x की और वी आई एक्स की वैल्यू पता हो। तो ये नहीं है कि x की फॉर्म में फार्मूलाज नहीं आ सकते हैं, वो डिफरेंट होंगे। हम वो फार्मूला यूज करते हैं जो डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है और फार्मूला इजी होकर सॉल्व हो जाए, इस वजह से हम इन फार्मूलाज को देख रहे होते हैं। तो एफएससी में उम्मीद आप सब लोगों ने ये पढ़ा होगा, तो आपको याद होना चाहिए कि क्यों इन फॉर्म्स में रिजल्ट आ रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है कि आपके पास बॉडी ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, और मैक्सिमम का वर्ड यहां पर यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो मैक्सिमम रेंज होती है। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हो, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक हमारे पास ये बॉडी की जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ये उसकी रेंज है। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो तो क्रिकेट में कोई प्लेयर अगर एक 6 हिट करता है तो सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाता है कितने मीटर्स का है, वो 80 मीटर्स का है, 85 का, 100 का। तो वो बेसिकली रेंज बताता है आपको कि कितनी रेंज है। अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को फाइंड करने के लिए जो रिजल्ट सबसे सिंपलेस्ट है वो कौन सा है? वो है S इज इक्वल टू वी टी, और S की जगह यूज होता है x, V की जगह वी आई एक्स और T की जगह टोटल टाइम। यानी अगर आपको टोटल टाइम गिवन हो जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, आपको वी आई एक्स की वैल्यू गिवन हो तो आप x फाइंड कर सकते हो, और x यहां पर क्या है? रेंज। क्योंकि टाइम अगर टोटल तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी टोटल होगी। नेक्स्ट आप लोगों ने इसी को आगे सॉल्व करना होता है। ये प्रूव अगर देखना चाहें आप देख लीजिएगा, जरूरत अदरवाइज नहीं है। जब सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, टाइम की वैल्यू अलहदा पुट करते हैं, वी आई एक्स की वैल्यू अलहदा पुट करते हैं, तो सॉल्व होने के बाद ये फार्मूला जो एक शक्ल अपनाता है वो अपनाता है वी आई स्क्वेयर इंटू 2 टाइम साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। और मैथमेटिक्स के अंदर ये मैंने ब्रैकेट में जो टर्म लिखी है इसको बोलते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी। एक होता है साइन थीटा, यह है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा मतलब थीटा 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, थीटा किसे मल्टीप्लाई हो जाए? 2 से। फर्स्ट करो थीटा 30 है तो 30 इंटू 2 60, तो आपने साइन 60 फाइंड करना है। और ये साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो जब आप इसको रिप्लेस इससे करते हो तो रेंज का फार्मूला आपका इस फॉर्म में बन जाता है वी आई स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय जी। तो रेंज किस पे डिपेंड करती है? रेंज वी आई स्क्वेयर पे डिपेंड करती है और 2 थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करती है, थीटा पे नहीं, 2 थीटा पे। क्योंकि जो भी थीटा आएगा पहले वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर साइन का रिजल्ट आपके पास आ रहा होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि रेंज मैक्सिमम कहां पर होती है और उसका फार्मूला क्या है। मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए मैक्सिमम रेंज का मतलब हमारे पास है कि बॉडी मैक्सिमम कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है। जैसे क्रिकेट के अंदर मैक्सिमम जो हिट है, जो 6 है, वो कितना लगा, एग्जांपल दे रहा हूं। जेवलिन थ्रो के अंदर मैक्सिमम थ्रो करना होता है, तो वो मैक्सिमम रेंज हमारे पास किस एंगल पे आती है, इसकी कंडीशंस को याद रखिएगा। मैंने भी आपको कहा कि रेंज डिपेंड करती है वी आई स्क्वेयर के अलावा साइन 2 थीटा पे। अगर वी आई फिक्स है तो आप कहोगे कि जब साइन 2 थीटा की वैल्यू होगी मैक्सिमम
तो रेंज होगी मैक्सिमम। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन की वैल्यू कितनी होती है मैक्सिमम। साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1। तो जब साइन 2 थीटा 1 के इक्वल आएगा, रेंज होगी मैक्सिमम। अब यहां रह गया 2 थीटा, साइन आ गया राइट पर, साइन इनवर्स 1। साइन किस एंगल पे 1 होता है? 90। तो 2 थीटा की वैल्यू अगर 90 हो तो रेंज होगी मैक्सिमम। तो एक ऑप्शन आपको एग्जामिनर देता है कि साइन 2 थीटा 1 के इक्वल हो, एक ऑप्शन देता है कि 2 थीटा 90 हो, और तीसरी ऑप्शन आपको देता है कि जब थीटा 45 डिग्री के इक्वल हो। तीनों करेक्ट होंगे। इन तीनों कंडीशंस के लिए हमारे पास रेंज की वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम। और जब आप इन कंडीशंस को रेंज के फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा तो 1 आ गया, वो बन जाएगा VI² डिवाइड बाय जी। VI² डिवाइड बाय जी। अब ये जो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला, इसको आप इस जगह पर रिप्लेस कर सकते हो। ये जो VI² जी है, इसकी जगह पर आप R मैक्सिमम लिख सकते हो। जब R मैक्सिमम लिखोगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? एक रिलेशन आ जाएगा, R इज इक्वल टू R मैक्सिमम इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। ये आपका रिलेशन है जो आपकी रेंज और मैक्सिमम रेंज को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। किसको कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है? रेंज को और मैक्सिमम रेंज को। ये फार्मूला यूज कैसे होगा? आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन एग्जामिनर कहेगा कि वो थीटा की कौन सी वैल्यू है जहां रेंज की वैल्यू मैक्सिमम रेंज के हाफ हो जाएगी, और वही वैल्यूज आपसे कहेगा जहां पर आपके पास, याद रखिएगा कि कैलकुलेटर के बगैर आप सॉल्यूशन कर सकते हो। आप लोग फिर शुरू हो गए हो मुसव्वर और ये स्टेथोस्कोप। जो चीज अभी पढ़ी नहीं है उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने टॉपिक खत्म नहीं किया, ये सारे पॉइंट्स कवर होंगे आपके। किस रेंज के ऊपर, एंगल के ऊपर रेंज मैक्सिमम रेंज के हाफ होती है? आप क्या करोगे? आप इस वाले फार्मूला को यूज करोगे जो बताया, जो कंडीशन गिवन होगी उसको सब्स्टिट्यूट करोगे। तो R की जगह लिखोगे R मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, और ये आ जाएगा R मैक्सिमम इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। R मैक्स से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। अकेला साइन जाएगा लेफ्ट पर, और साइन जब राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट जाता है वो साइन इनवर्स बन जाता है। आमतौर पे तो डिवाइड होती है ना वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनवर्स होती हैं। अब साइन इनवर्स 1/2 पता होना चाहिए आपको, ये 30 डिग्री होता है। तो 2 डिवाइड करोगे तो थीटा क्या आएगा? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री वो एंगल होता है जहां पर आपकी रेंज मैक्सिमम रेंज के हाफ होती है। और ये चीज जस्टिफाई कैसे हुई? आपने इस फार्मूला को यूज करके इसको जस्टिफाई किया। हमेशा यही सवाल आएगा, ऐसा ही आएगा? नो। आपसे एग्जामिनर इस चीज को घुमा फिरा के पूछ सकता है। वो कैसे? वो कहेगा कि मैक्सिमम रेंज है 1000 मीटर, बताओ किस एंगल पे रेंज 500 है। एक ही बात है, सेम क्वेश्चन है। वो इस चीज को यूं भी कह सकता है कि मैक्सिमम रेंज की जो वैल्यू है वो गिवन है, एंगल 45 है, बताओ रेंज क्या आएगी? एंगल 15 है, सॉरी, रेंज क्या आएगी? तो तब भी आप इन रिलेशंस को यूज कर सकते हो। अब्दुल मुसव्वर भाइयों, मैंने अभी आपको बताया कि वो आपको वही एंगल बताएगा, वही वैल्यूज बताएगा जिसको आप विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकोगे। अगर आप यहां 1/4 ले लोगे तो आप यहीं पर जाके फंस जाओगे, क्योंकि आपको साइन इनवर्स 1/4 की वैल्यू नहीं पता, कैलकुलेटर के बगैर वो नहीं कर सकते। तो बात को सुना करें, फिर सवाल पूछा करें। बच्चे 1000 वाला क्वेश्चन मैंने तो एग्जांपल दी है कि अगर मैक्सिमम रेंज आपके पास 1000 है तो बताओ 15 डिग्री पर रेंज कितनी आएगी? तो आपने उसके मुताबिक कर देना है कि मैक्सिमम रेंज अगर आपको गिवन है तो सिंपल रेंज उसका हाफ, वो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। रेंज के हवाले से कुछ पॉइंट्स और भी याद रखिएगा, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है। ये आपकी बुक के न्यूमेरिकल भी ऐसे होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं,
कि हर वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, उन एंगल्स पे रेंज इक्वल होती है। हर वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, उन पे आपकी रेंज क्या होती है? इक्वल। मतलब अगर θ1 आपका 20 है, θ2 आपका 70 है, इनका सम सेम, इन दोनों पे आपकी रेंज क्या होगी? वो इक्वल होगी। और वजह कोई मुश्किल नहीं है, वजह आपके पास साइन की वैल्यू है। कि फर्ज करो आप लोग आमतौर पे जो एग्जांपल्स पढ़ते हो वो पढ़ते हो 30 डिग्री और 60 डिग्री, इन दोनों पे रेंज सेम है। क्योंकि रेंज के फार्मूला के अंदर जब आप 30 डिग्री पुट करोगे और रेंज के फार्मूला के अंदर जब आप 60 डिग्री पुट करोगे, ये बन जाएगा 2 इंटू 30 60 और ये बन जाएगा 2 इंटू 60 120। इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, कितनी? √3/2। इस वजह से रेंज इक्वल होती है। कि रेंज क्यों सेम होती है? क्योंकि हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो साइन 2θ की वैल्यू वो सेम होती है। बिल्कुल 1 डिग्री और 89 डिग्री भी हो सकते हैं, 0.5 और 89.5 भी हो सकते हैं। तो हर वो दो एंगल जिनका सम 90 हो। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं कि फर्ज करो आपके पास 5 डिग्री और 85 डिग्री है, आपके पास 10 डिग्री और 80 डिग्री है, आपके पास 20 डिग्री और 70 डिग्री है, आपके पास 30 डिग्री 60 डिग्री है, 35 डिग्री और आपके पास क्या है? 55 डिग्री। ये तमाम वो पेयर्स मैंने लिखे जिनका सम 90 है। अगर इनका सम 90 तो आपकी रेंज क्या होगी? वो सेम होगी। नेक्स्ट कुछ शॉर्टकट्स की बात करते हैं। पहले मैं शॉर्टकट बताता हूं हाइट और रेंज के हवाले से, इनका आपस में जो एक रिलेशन बनता है। फिर बताऊंगा टाइम और हाइट के बारे में, फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और फिर मोमेंटम के बारे में। रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट। क्या आपको रेंज देकर हाइट पूछी जाए, हाइट देकर रेंज पूछी जाए, वो क्या रिलेशन होता है? इसका भी मैंने प्रूफ करवाया हुआ है रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। अगर देखना चाहें कि कैसे आया, आप उसको देख लीजिएगा। अदरवाइज हमें डायरेक्ट याद रखना है, और वो है r टाइम्स tan θ इज इक्वल टू 4 टाइम्स हाइट। r टाइम्स tan θ इज इक्वल टू 4 टाइम्स हाइट। हमारे पास ये रिलेशन है जो रेंज और हाइट को कंपेयर करता है। यानी एग्जामिनर आपको अगर एंगल की वैल्यू दे दे, हाइट की वैल्यू दे दे, आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। एंगल की वैल्यू दे दे, रेंज की वैल्यू दे दे, आप हाइट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग जानते हो कि कैसे सॉल्व करना। अब अगर कंडीशन की बात करें कि हमारे पास अगर रेंज और हाइट की वैल्यू सेम हो, अगर रेंज और हाइट की वैल्यू सेम, इस फार्मूला में ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो फिर आपके पास आएगा tan θ इक्वल टू 4, जिसको आप विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व नहीं करते। लेकिन पंजाब के अंदर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है और उन बच्चों को याद होगा कि इसका आंसर 76 डिग्री आता है। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि 76 डिग्री हमारे पास वो एंगल है जहां पर रेंज और हाइट की जो वैल्यू है वो सेम होती है। फिर एक और कंडीशन आपको बताता हूं यहां पर कि अगर आपके पास एंगल 45 डिग्री हो, तो आप जानते हो कि 45 डिग्री के ऊपर आपकी जो रेंज की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। और इसके अलावा आप जानते हो कि 45 पे tan की जो वैल्यू है वो 1 है। तो यहां पर आ जाएगा r मैक्सिमम, tan 45 1। तो फिर एक शॉर्टकट बन जाएगा जो आपकी मैक्सिमम रेंज और हाइट को कंपेयर करेगा। और इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो ये कि अगर आपकी रेंज मैक्सिमम है, उसकी वैल्यू गिवन हो, तो हाइट क्या होगी। तो फिर आपके पास ये शॉर्टकट यूज होता है कि अगर मैं कहता हूं कि मैक्सिमम रेंज 100 है, अगर मैक्सिमम रेंज 100 है तो हाइट कितनी होगी? मैक्सिमम रेंज डिवाइड बाय 4। तो 100 डिवाइड बाय 4 कितना होगा? वो 25 मीटर होगा। नेक्स्ट शॉर्टकट ये हो गया रेंज और हाइट का। जो नेक्स्ट शॉर्टकट आपके पास आता है वो हाइट और टाइम का आता है। कि अगर हाइट और प्रोजेक्टाइल और टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल को कंपेयर किया जाए, और ये टाइम टोटल है, तो उसका शॉर्टकट क्या है? डिफरेंट टीचर डिफरेंट तरह से लिखवाते हैं। इसका प्रूव भी मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर में किया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। ये है t² g/8।
कई लोग इस g की वैल्यू को पुट कर देते हैं। जब g की वैल्यू 10 यूज करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 5/4t²। 5/4 को सॉल्व करना चाहें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1.25 इंटू t²। तो जैसे मर्जी याद रखें, मैं इसको जो पहला रिलेशन है हमेशा उसी से याद रखता हूं, t² g डिवाइड बाय 8 से। बाकी आपकी मर्जी है, आप इसमें से किस तरह से इसको याद रखना चाहिए। मेन चीज ये है कि आपका रिजल्ट ठीक आना चाहिए। अब क्वेश्चन इसमें क्या होता है कि आपको टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है कि टोटल टाइम आपका 6 सेकंड्स है। टोटल टाइम आपका कितना है? लेट्स से टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड है। तो बताओ उस प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन की? तो आपने इस फार्मूला को यूज किया, 6 का स्क्वायर, जी की वैल्यू 10/8, सॉल्व करोगे आपका रिजल्ट फाइंड हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा, बस आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह का आता है। तो चाहे हाइट फाइंड करनी हो, चाहे टाइम फाइंड करना हो। नेक्स्ट एक और शॉर्टकट प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस के लिए, कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने को कही जाती है, और ये फाइंड करने को कही जाती है मैक्सिमम हाइट के ऊपर। कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड हो जाए तो वहीं से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड होती है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी कंजर्व है। अगर आपके पास 50% एनर्जी पोटेंशियल है तो 50% काइनेटिक है। अगर 75% आपकी एनर्जी पोटेंशियल है तो 25% काइनेटिक है। इसका मतलब काइनेटिक अगर फाइंड हो जाए तो बाकी जो रिमेनिंग है वो क्या है? पोटेंशियल है। अब आपको एग्जामिनर जो क्वेश्चन देगा कुछ इस किस्म के देगा कि वो कहेगा एक बॉडी को हमने लॉन्च किया इनिशियल वेलोसिटी vi से, और जो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो k है। सवाल आपसे ये कहेगा कि बताओ कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी और आपके पास मैक्सिमम हाइट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है। कैसे करेंगे? पहले काइनेटिक मैं कहूंगा फाइंड करें, क्योंकि वहीं से दूसरी वैल्यू आनी है। तो काइनेटिक फाइंड करने के लिए यूज करोगे 12mv² को। आपको चाहिए मैक्सिमम हाइट के ऊपर, तो या वेलोसिटी भी तो वो आएगी ना जो मैक्सिमम हाइट के ऊपर है, और हम जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होता है जो vi cos थीटा के इक्वल है। तो यहां पर vi cos थीटा आएगा। तो आपका फार्मूला बन जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 12m, और इसकी जगह पर आएगा vi cos थीटा होल स्क्वायर। तो यहां पर आपका रिजल्ट आ गया 12m vi² cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो 12m vi² है ये बेसिकली क्या है? ये आपकी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है जिससे आपने बॉडी को थ्रो किया था। तो आपके पास एक शॉर्टकट आ गया कि मैक्सिमम हाइट पे अगर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी हो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा। अब एग्जामिनर आपको वैल्यूज क्या देता है? एग्जामिनर आपको कहता है कि आपने 60 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल को फेंका, आपकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी या टोटल एनर्जी थी एक ही बात है, क्योंकि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, जो एनर्जी है वही काइनेटिक है, वही टोटल है। फर्ज करो वो कितनी है, वो आपके पास 150 जूल है। तो बताओ जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उसकी हाइट की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे फाइंड करेंगे? इस शॉर्टकट को यूज करेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिखूंगा मैं? 150, और साथ आएगा cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का मतलब होता है cos थीटा होल स्क्वायर, cos 60 होल स्क्वायर। तो यह आपके पास आ गया 150, cos 60 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो आपने 150 को डिवाइड किससे करना है? 4 से। 150 के 2 पार्ट्स करो 75, तो 150 के अगर आप 4 पार्ट्स करते हो तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 37.5, और यूनिट क्या होगा? जूल।
इसका मतलब 60 डिग्री पर काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाती है। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा कि 50 डिग्री पर काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाती है। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी 1/4, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर 60 डिग्री पर काइनेटिक एनर्जी 1/4, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो आपका आंसर होगा 3/4, कि बाकी जो रिमेनिंग है 150 माइनस 37.5 वो क्या है? पोटेंशियल है। तो इसका मतलब पोटेंशियल का शॉर्टकट हम डायरेक्ट ही लिखते हैं, और वो यहीं से लिखते हैं कि काइनेटिक के फार्मूला के अंदर अगर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो ये आपकी टोटल एनर्जी है, और साथ क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो आइंदा मैक्सिमम हाइट के ऊपर पोटेंशियल और काइनेटिक को फाइंड करना हो तो आप डायरेक्ट इन शॉर्टकट से यूज कर सकते हैं, आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर यहां पर एक बात जो याद रखने वाली है वो ये कि जो 45 डिग्री होता है उस पे कॉस और साइन की वैल्यू सेम होती है। 45 डिग्री पे कॉस और साइन की वैल्यू क्या होती है? सेम। इसका मतलब ये हुआ इस एंगल के ऊपर मैक्सिमम हाइट के ऊपर आपकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी भी सेम होंगे। मैक्सिमम हाइट के ऊपर आपकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी सेम होंगे, और जब दोनों चीजें सेम, इसका मतलब टोटल एनर्जी का 50% पोटेंशियल है, 50% काइनेटिक है। लास्ट शॉर्टकट, और फिर हम जाएंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ, और वो है मोमेंटम का। और वो बहुत आसान है कि अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में मोमेंटम को फाइंड करना हो एट मैक्सिमम हाइट, तो यहां पर कैसे फाइंड करना है? आपके पास मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो होता है m टाइम्स v। तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर यहां पर आ जाएगा vh, और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है? vi cos थीटा। तो ये बन जाएगा m vi cos ऑफ थीटा। तो व्हाट इज m vi? ये आपका है इनिशियल मोमेंटम। तो क्या आपका शॉर्टकट बन गया कि मोमेंटम, सॉरी इसको मैंने e लिख दिया, मोमेंटम एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम टाइम्स कॉस थीटा। ये आपके शॉर्टकट्स हैं जो आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन में यूज करने हैं जहां डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करने को कहा जाए। बिल्कुल पोटेंशियल और काइनेटिक मैक्सिमम हाइट के ऊपर tan स्क्वायर थीटा के इक्वल है। हो तो क्या मोमेंटम? जबी नवाज लेट हो लगता है या स्लो? तो इनिशियल मोमेंटम गिवन हो, साथ cos थीटा की वैल्यू आएगी, और आपके पास मैक्सिमम हाइट के ऊपर मोमेंटम की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। रिपीट इट अगेन। सर किसको रिपीट करूं? कोई स्पेसिफिक चीज भी तो बताओ। मोमेंटम बच्चे सिंपल है। मोमेंटम होता है मैस इनटू वेलोसिटी। मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट vi cos थीटा। तो मैंने vh की जगह vi cos थीटा लिख दिया। तो mvi क्या है? mvi आपका इनिशियल मोमेंटम है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी vi थी, उसकी जगह मैंने pi लिख दिया, तो pi cos थीटा। आसान है ये तो, इसमें क्या मसला? tan थीटा वाला कौन सा दोबारा बता दूं बच्चे? मरियम नसीर, कोई पॉइंट स्पेसिफिकली बताओ तो सही। tan थीटा वाला कौन सा पॉइंट? अगर मैक्सिमम हाइट पे ना पूछे तो फिर आपके पास वहां मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक आएगा एक्स कंपोनेंट, एक आएगा वाई कंपोनेंट। फिर आपको जो एक्स और वाई के ऊपर वेलोसिटी के फार्मूलाज दिए गए उनको यूज करके सॉल्व होगा। बिल्कुल, मैस कांस्टेंट होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि पी और वी का रिलेशन डायरेक्ट होता है। अब आए वापस, ये तो काफी लंबा था आपके पास ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन।
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के रिजल्ट इतने लेंथी नहीं है, वो आसान है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कंपेयर होता है एक एग्जांपल के साथ। पहले मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। 90 डिग्री पुट करके देख लें, साइन 91 होता है, और वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होती, वो वर्टिकल मोशन होती है, उसमें 100% कन्वर्ट होता है। रेंज 2 टाइम्स हाइट की इक्वल कैसे होती है, फार्मूला बताया आपको, r tan थीटा 4h, वहां r की जगह 4h पुट करो, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। राजा मोहम्मद हसीब, आप भूल गए हो, मैंने ये नहीं कहा था कि इक्वल नहीं हो सकते, मैंने कहा था कि 100% कन्वर्ट नहीं हो सकते। 100% कन्वर्ट, 50% तो आधा आधा है। बिल्कुल 85 पे प्रोजेक्टाइल ही होगा। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के केसेस करने के लिए आपको इस एग्जाम्पल को समझना होगा जो हमारी बुक में दी जाती है, पंजाब में भी है, केपीके में भी है, सिंध और फेडरल में भी है, कि अगर एक बॉडी को एक हाइट से ड्रॉप किया जाए, अगर एक बॉडी को एक हाइट से ड्रॉप किया जाए और उसी हाइट से एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया जाए, तो दोनों बॉडीज सेम टाइम पर जाकर ग्राउंड को हिट करेंगे। अगर एक बॉडी को एक हाइट से ड्रॉप करें और उसी हाइट से दूसरी बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करें, तो दोनों बॉडीज सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट करेंगे। इसकी रीजन क्या है? इसकी वजह रीजन हमारे पास ये है कि जिस बॉडी को ड्रॉप किया उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है, 0, और जिस बॉडी को थ्रो ही आपने हॉरिजॉन्टल किया 0 डिग्री के ऊपर, उसका भी वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो 0 के इक्वल है। तो ये दोनों मोशंस एक जैसी हैं। एक बॉडी को एक हाइट से ड्रॉप करें और उस हाइट से एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल थ्रो करें, तो दोनों के अंदर वेलोसिटी का इनिशियल वाई कंपोनेंट 0 है। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक डिफरेंस आपके सामने आया वो ये कि ऑब्लिक के अंदर इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी प्रेजेंट होता है और आपके पास वाई कंपोनेंट भी प्रेजेंट होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी के अंदर सिर्फ एक्स कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, वाई कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होता। और जब हम अप्लाई करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर आपका वी आई वाई जब 0 हो जाता है तो फार्मूला बस इतना रह जाता है, हाफ GT²। और यहां से जब टाइम को कैलकुलेट किया जाए तो वो आता है 2h/g होल अंडर रूट। अब जरा इन दोनों केसेस पे इन फार्मूलाज को देखो तो आपको क्या आइडिया होता है? आपको आइडिया ये होता है कि अगर दोनों की हाइट इक्वल है तो दोनों का टाइम क्या होगा, सेम, तो दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट कर रहे होंगे। ये अगर बात हमें पता हो तो हमें फिर इसके कैलकुलेशन मुश्किल नहीं लगती। क्यों? यही इसका हाइट का फार्मूला है और ये इसके टाइम का फार्मूला है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट का फार्मूला हाफ GT² है और टाइम का फार्मूला √2h/g है। बाकी जो फार्मूलाज हैं वो कैसे आते हैं? जो फार्मूलाज आपने ड्राइव किए उनके अंदर VIY की जगह 0 पुट करोगे, उनके अंदर VIY कितना पुट करोगे, 0। जैसे अगर आपने फर्ज करें वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, जैसे हमारी बुक में न्यूमेरिकल भी है कि बॉडी जब ग्राउंड को हिट करेगी तो आप उसकी फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करो। तो आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, होल अंडर रूट लेना पड़ेगा। आपको अगर एंगल फाइंड करना है तो tan इनवर्स वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट लेना पड़ेगा। और ये जो VFY और जो VFX इनकी वैल्यूज अगर होंगी तो ये काम होगा ना। तो VFX तो VIX के इक्वल आएगा, लेकिन VFY किसके इक्वल आएगा? तो यहां बच्चे देखो, VFY के अंदर VIY आता था और अब VIY की वैल्यू क्या है, 0। और दूसरी चीज ये कि जब हमारे पास बॉडी डाउनवर्ड आ रही हो, अब हमारा रेफरेंस ही डाउनवर्ड है, इस केस में हम ओवरऑल एक्सेलरेशन जो होती है चाहे वाई कंपोनेंट की चाहे टोटल, उसको G के इक्वल लेते हैं। ये उसी तरह से है जैसे बॉडी डाउनवर्ड आ रही हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव G लिखा जाता है। तो VFY यहां पर VIY को 0 पुट करो
और यहां पॉजिटिव पुट करो तो कितना रह जाएगा, सिर्फ GT। ये इसके फार्मूलाज हैं। इन दोनों का पता हो तो आपके पास मैग्नीट्यूड भी फाइंड हो जाती है, आपके पास डायरेक्शन भी फाइंड हो जाती है। और इसका जो फार्मूला बनेगा फाइनल वेलोसिटी का, अगर मैं उसको लिखूं तो क्या होगा, अंडर रूट VFX की जगह पर आएगा VIX का स्क्वायर और VFY की जगह पर आएगा GT। ये इसका फार्मूला, आसान सा। और यहां पर अगर आपने एंगल को कैलकुलेट करना है tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट आपके पास क्या है GT और x कंपोनेंट आपके पास क्या है VIX। यहां से आपका एंगल कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरी चीज हमने जो कैलकुलेट की थी इसमें प्रोजेक्टाइल के अंदर, वो डिस्प्लेसमेंट थी, x और y कंपोनेंट। सेम काम यहां भी करेंगे कि अगर आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप इसी तरह से करेंगे कि इस फार्मूला के अंदर जो x और y का था, VIY को 0 पुट कर देंगे, VIY को 0 पुट करेंगे और AY को क्या लेंगे, पॉजिटिव G। तो x का फार्मूला तो यही रहेगा जो यहां पर है, सेम, क्योंकि वहां तो VIY है ही नहीं, मतलब इसके फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जो y आपके पास होगा उसमें क्या होगा, उसमें VI साइन थीटा VIY है 0 हो जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट सिर्फ इतना रह जाएगा हाफ GT का स्क्वायर। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है। नेक्स्ट आपके पास हाइट। अब आगे काम आसान है। हाइट का फार्मूला मैं ऊपर बता चुका हूं कि क्या कहां से आता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, और वो फार्मूला आपके पास होता है हाफ GT का स्क्वायर। और यहीं से हम कैलकुलेट करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट, कि टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल प्रोजेक्टाइल में टाइम कितना होगा। तो उसका रिजल्ट यहीं से आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लो तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स H ओवर G। तो ये आपके पास टाइम और हाइट के रिलेशंस हैं। अब क्या रह गया आपके पास, रेंज, कि वो कितनी दूर जाके ग्राउंड को हिट करेगा, वो कितनी दूर जाके ग्राउंड को हिट करेगा, अब उसको कैलकुलेट करना है। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल उसी तरह से फाइंड होगा जैसे हमने आम प्रोजेक्टाइल में किया था, S इज इक्वल टू VT। और जब S इज इक्वल टू VT यूज करोगे तो S की जगह R, V की जगह VIX और T की जगह टाइम। अब आपको पता है VIX ही VI है, तो इसकी जगह VI आ जाएगा और टाइम कितना है 2H ओवर G, यह आ जाएगा अंडर रूट 2H ओवर G। ये रेंज का फार्मूला। ये आपके पास सारे के सारे फार्मूलाज बता रहा हूं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के, कि उसके फार्मूलाज कैसे आपके पास आते हैं। तो जो जो फार्मूलाज आपने ऑब्लिक के लिए किए वही आपने हॉरिजॉन्टल के लिए किए। तो क्वेश्चन आपके पास आपको मिलते हैं बुक में भी और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के अंदर भी, कि एक फाइटर जेट है, वो फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली, कितनी वेलोसिटी के साथ, फर्ज करें वेलोसिटी V के साथ। वो फ्लाई करते हुए क्या करता है, एक बॉम्ब को ड्रॉप करता है एग्जैक्टली कहां पर, अपने टारगेट के ऊपर। तो क्या वो बॉम्ब टारगेट को हिट करेगा या नहीं करेगा, क्या वो बॉम्ब टारगेट को हिट करेगा या नहीं करेगा, क्या आंसर दोगे। बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है कि वो हिट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कि जिस चीज को उसने ड्रॉप किया था उसमें भी उतनी ही इनिशियल वेलोसिटी है इनर्शिया की वजह से जितनी उस प्लेन की है। तो वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस बनेगा और वो अपने टारगेट को मिस करता हुआ यहां पर जाके हिट करेगा। अब क्या चीजें कैलकुलेट करने को कही जा सकती हैं, आपको अगर उस फाइटर जेट की हाइट गिवन है तो आपको कहेगा टाइम कितना लगा, कितने टाइम पे जाकर हिट करेगा। तो यहां पर आपके पास टाइम का फार्मूला अंडर रूट 2H ओवर G,
कितनी दूर जाके गिरेगा, आपने रेंज कैलकुलेट करनी है। और रेंज का फार्मूला क्या है, जो उस प्लेन की वेलोसिटी है मल्टीप्लाइड बाय टाइम जो आपने कैलकुलेट किया। कितनी वेलोसिटी से जाके हिट करेगा, जो अभी आपने वेलोसिटी के फार्मूलाज पढ़े, अंडर रूट वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर, उसको यूज करोगे आ जाएगा। किस एंगल पे हुआ वो इवन एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही हो और हॉरिजॉन्टली किसी चीज को थ्रो किया जाए, वहां पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन यूज हो रही होती है। लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का, हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की एप्लीकेशन, मतलब गेम्स में तो बहुत सारी देखते हैं हम, लेकिन हमारी बुक में जो एप्लीकेशन मेंशन करता है वो बैलिस्टिक मिसाइल करता है। और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि ये अनगाइडेड अनपावर्ड मिसाइल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये अनगाइडेड होते हैं और अनपावर्ड, मतलब जिस पावर से इनिशियली उसको लॉन्च कर दिया और जो एंगल उसको इनिशियली दे दिया बस वही है, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अनपावर्ड अनगाइडेड मिसाइल। और अपनी लो एक्यूरेसी की वजह से, इनकी एक्यूरेसी कम होती है, इनको प्रेफर किया जाता है शॉर्ट रेंज पर्पस के लिए। बाकी बातें इसके बारे में जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल जो बच्चे कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसा ही है कि वो टारगेट को मिस क्यों करता है, क्योंकि उसकी एक वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से वो मिस करता है। ये रीजन बनती है। यामा एटकिंसन क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली फ्री में बता सकूंगा आपको कि अंडर रूट 2h/g और अंडर रूट 8h/g कब यूज होता है, क्वेश्चन एग्जैक्टली बताएं, फिर इसका आंसर दिया जा सकता है। एक और चीज प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड हमें मिलती है साइड इंफॉर्मेशन में, वो ये कि हमारे पास अगर तो एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया जाए तो फिर तो आपके पास ओवरऑल जो रेंज है फर्ज करो वो आर है, और अगर आप एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट नहीं करते तो याद रखिएगा आपकी एक्चुअल रेंज उससे क्या आएगी, वो कम आएगी। मैंने ये दो पाथ ड्रॉ किए, एक मैंने ड्रॉ किया जहां पर आपने कहा कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, उस केस में आपके पास रेंज ऑब्वियसली ज्यादा आएगी और हमारी तमाम कैलकुलेशन इसी से रिलेटेड है, ठीक है। और दूसरा मैंने केस ये लिया जहां पर आपने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट नहीं किया, जहां निगलेक्ट नहीं किया वहां पर आपके पास जो रेंज आएगी वो एक्चुअल रेंज से कम आएगी। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल चेंजेस बाय मेकिंग इनिशियल वेलोसिटी 4 टाइम्स। आप टाइम ऑफ फ्लाइट के फार्मूला को देखो तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला है उसमें अगर आपकी वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जाए तो आपका टाइम भी 4 टाइम्स हो जाएगा। अब वैस खान आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको इसका पीडीएफ शेयर करता हूं। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें ताकि मैं आपको इसका पीडीएफ शेयर करूं। टाइम और रेंज का रिलेशन हम यूज नहीं करते। की में 3t बचे गलत है, अगर गलत हुआ है उसको ठीक कर लें, 4t होगा। अगर आप टाइम और रेंज का रिलेशन फाइंड करना चाहते हो तो आप टाइम के फार्मूला से वी आई साइन थीटा की वैल्यू को निकालो, टाइम के फार्मूला से वी आई साइन थीटा की वैल्यू को निकालो और कहां पुट कर दो, रेंज के फार्मूला के अंदर, तो फिर आपको इन दोनों का रिलेशन पता चल जाएगा। ये आपको बता देता हूं कैसे, जो आप पूछ रहे हो कि टाइम आपके पास है 2vi साइन थीटा डिवाइड बाय जी, यहां से vi साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी tg/2। इस vi साइन थीटा की वैल्यू को आपने रेंज के इस फार्मूला में पुट करना है, साइन 2 थीटा में नहीं कर सकते। जो ये फार्मूला है 2vi साइन थीटा और साथ आपके पास आता है कॉस थीटा डिवाइड बाय जी, जो मैंने ये लिखा हुआ है स्क्वायर के साथ, यहां पुट करोगे फिर आपके पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। और उसमें ख्याल रहे कि जब आप पुट करोगे तो आपके पास ये यूं लिखा जाएगा 2vi अलहदा कर दो, vi साइन थीटा अलहदा कर दो, कॉस थीटा ओवर जी। तो ऐसा कोई
फार्मूला है नहीं, ना बनाया जाता है, इस वजह से इसको मैं डिस्कस भी नहीं करता। इस वी आई साइन थीटा की जगह इसको सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू 2 VI, और वो आपके पास आ जाएगा टी जी, जो 2 है वो नीचे चला जाएगा आपके पास, तो ये कॉस थीटा ओवर 2, 2 से कैंसिल कर दो, तो रेंज इज इक्वल टू VI टाइम जी कॉस थीटा, कुछ ऐसा फार्मूला बन जाता। बाकी जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके आंसर दे दूं। टाइम अभी काफ़ी हो गया। बिलियर्ड वाला क्वेश्चन बच्चे ने पूछा या कोई भी और क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन भेज दें, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कल जो क्लासेस हैं उसका स्केड्यूल आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। और अवैस खान, आपने मुझे मैसेज करना है ताकि मैं आपको इसका PDF शेयर करूं। यामा एटकिंसन आपका नाम क्या है, पहले ये तो चेक करें आप ग्रुप में हैं भी या नहीं। अब्दुल बासित, आज मैसेज कोई आया था बायो के लेक्चर का? अच्छा, आइंदा से एक चीज़ याद रखें, कल से जो क्लासेस आपकी होंगी उस क्लासेस में आपको क्लास का लिंक व्हाट्सएप पे नहीं आया करेगा, आपको आपकी ईमेल पे आया करेगा। वो ईमेल जिससे आप लोगों ने LMS पे रजिस्टर्ड है, वो ईमेल जिस पे आप LMS पे रजिस्टर्ड हैं, उस पे आप लोगों को ईमेल आया करेगा और उस ईमेल के थ्रू ही आप लोग क्लास को ज्वाइन किया करेंगे।